हेलो। हाँ हाँ ठीक है, कीजिए आप। ओके। क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट कर रहे हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ एंशियंट इंडियन सोसाइटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ द अदर थ्री? इनमें से कौन सी ऐसी है जो तीन एक जैसी मिलती है और इनमें से एक नहीं मिलती है उससे? ए इज कुला, देन वामशा, कोशा, गोत्रा। बताओ किसी को आंसर पता है तो। कोसा आई गेस, कोसा। कोशा, हाँ वेरी गुड आंसर यही होगा, कोशा। क्यों होगा आंसर उसको भी देख लेते हैं पहले एक बारी। देखो, जब हम कुला की बात करते हैं तो कुल का मतलब होता है फैमिली या फिर लीनिएज, यानी कि सोशल यूनिट ऑफ वैदिक एंड पोस्ट वैदिक सोसाइटी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था। इसका मेंशन हमें यूजुअली याद रखना है। जैसे टाइम से रिलेवेंट एक सवाल पूछा था ना हमने, जब वो दिया था अभिनव या कौन सा था, मतलब एक पेपर दिया था उसमें था कि अनुभव, किस हाँ। में है। ईडब्ल्यू। तो हाँ, वैसे ही हमें ये देखेंगे कि मनुस्मृति और जो अर्थशास्त्र है ना, इसके अंदर कुला से रिलेवेंट बहुत सारी बातें मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि मनुस्मृति और अर्थशास्त्र जो थे, ये सारी की सारी ऐसी चीजें होती थी, जो भी स्मृति थी या फिर जो धर्मशास्त्र थे, जिनमें बेसिकली आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए जाते थे। तो कुल फैमिली कैसे रहनी चाहिए, हेड कौन होना चाहिए, ये सब के सब हमें ज्यादातर स्मृतिज में मिलेंगे या फिर अर्थशास्त्र में मिलेंगे या फिर और भी जो धर्मशास्त्र है उनमें भी मिलेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं वंशा। वंशा का मतलब यहाँ पे वंश होता है। स्पेलिंग थोड़ी अलग है बट यही आएगा। इसका मतलब है डायनेस्टी या फिर एंसेस्ट्री। अब डिटेल्स में जाएंगे तो हमें पुरानाज में बहुत मिलेगी। अब वंश का मतलब क्या होगा कि कौन कौन आया, राइट। डायनेस्टी हम देख लेंगे, इसमें पुरान्स में भी मिलेगा, एपिक में भी मिलेगा। एपिक हमें पता है दो प्रकार के होते हैं, उसमें कौन कौन सा आएगा, बोलो स्मृति कोई। और, हाँ। नहीं, एपिक की बात चल रही है, एपिक। रामायण और नहीं पता। महाभारत। ओके, अच्छा ठीक है, हाँ। जो रामायण महाभारत होते हैं ना, इन दोनों को एपिक्स बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि एपिक्स का मतलब है कि हम पक्का श्योर नहीं है कि ये हिस्ट्री का पार्ट है या नहीं है, मतलब ये फैक्चुअल है या नहीं है। तो हमारे पास रेलिवेंट कोई भी सोर्सेज नहीं है, तो एपिक्स से इसको जाना जाता है हिस्ट्री में ना। पुराना क्या है? पुराना इसका मीनिंग ये है कि हिस्ट्री लिखने की कोशिश की जा रही है। ये रिलीजन से थोड़ा सा अलग होता था, हालांकि हम इसको बहुत ज्यादा डिफ्रेंशिएट तो नहीं कर पा रहे थे रिलीजन से, स्टिल ये थोड़ा सा अलग होता था। तो इसमें क्या होता था, किंग्स वगैरह जो थे उनके बारे में बताया जा रहा है, या फिर जो ऋषिज होते थे उनके बारे में ये बताता था। कोशा आज भी टर्म यूज होती है, कोश यानी कि ट्रेजरी वगैरह के लिए, फाइनेंस में, तो ये आसान था। गोत्रा क्लैन वगैरह की यूज होता है, वैदिक टेक्स्ट में बहुत ज्यादा मिलेगा, स्मृतिज में मिलेगा। अगेन इन्हीं में क्यों मिल रहा है स्मृतिज में? लॉज एंड रेगुलेशन, गोत्र किस गोत्र की किस में शादी होगी, किस में नहीं होगी, ये सब। हाँ ठीक है, नेक्स्ट मैं थोड़ा सा क्वेश्चन। एक बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ। जो बोलो। कुल होता है वो फैमिली का ग्रुप होता है, ठीक है। जो हम्म। जैसे कि क्लान बेस्ड सोसाइटी रहते हैं ना, तो उसमें उसको कुल कहते हैं। और हम्म। जो वंश है वो क्या है, एंसेस्टर लीनिएज होता है, ठीक है। वो किसी रूलर से मतलब होता है, जैसे अशोका का रूलर है, अशोका का जो भी आएंगे ना उसके आगे, चाहे चंद्रगुप्त में हम्म। फिर आए जो। क्या जो एंसेस्ट्री गोत्र मतलब होता हमारे है, दादा दादा हाँ। पापा जो भी हैं ये सब। और जो गोत्र होता है वो पैट्रिलिनियल लीनिएज होता है क्लान सिस्टम हम्म। में। हम्म। और ये स्टार्टिंग हुए थे जो 7-8 ऋषिज होते थे ना, तो उनमें से एक एक गोत्र निकल के आया था, और फिर वो इतने ज्यादा हमारी पॉपुलेशन बढ़ती गई तो फिर हम उसको एक एक करके लेके आगे बढ़ते रहे। हम्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। असर्शन बोल रही है एरियाज नियर द इक्वेटर रिसीव रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। रीजन इसका क्या है? हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी कोजेस कन्वेक्शनल रेन इन मोस्ट आफ्टरनून्स नियर द इक्वेटर। बताओ आंसर। बोथ होगा और आर एक्सप्लेन भी कर रहा। वेरी गुड। एक्सप्लेन कर पाओगे इसके बारे में कुछ? हाँ, क्योंकि इक्वेटर में इंसुलेशन बहुत ज्यादा होती है और उसी के थ्रू कन्वेक्शन भी ज्यादा ही होगा, जिसके हाँ थ्रू हम्म। हाई टेम्परेचर भी है, हाई ह्यूमिडिटी भी है। हाँ, बहुत और अच्छा। क्यूमुलुम्बस क्लाउड का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे इक्वेटर पे। वेरी गुड। तो देखो, अभी हम देखते हैं तो क्यों होता है। इसका मेन रीजन है ये ITCZ, तो इंटर ट्रॉपिकल जो कन्वर्जन जोन है। यहाँ पर क्या होगा कि क्योंकि दोनों हवा एक साथ मिल रही है और मिलने से वो एकदम से वहां पे जो है हाई प्रेशर बनाएंगी, तो वो क्या करेंगे, ऊपर उठने की कोशिश करेंगी। इसकी वजह से यहाँ पर एक्यूट नियर द इक्वेटर लीडिंग टू कांस्टेंट क्लाउड फॉर्मेशन, लगातार क्लाउड बनते रहेंगे। क्यों बनते रहेंगे?
क्योंकि हमें पता है एयर जो है सबसे पहले इंटेंस सोलर हीटिंग है जिसकी वजह से ऊपर उठेगी तो उसको कन्वेक्शन बोलेंगे हम। उसके बाद कूल होगी वो हायर एल्टीट्यूड पे पहुंचते ही, और उसके बाद वहां पर थंडर स्टॉर्म्स भी काफी आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि ये जो हवा होती है ना वो काफी रेपिडली ऊपर उठती है, और क्योंकि इसमें मॉइस्चर भी होता है, तो इस वजह से वहां पर ऊपर हम थंडर स्टॉर्म्स को भी देख पाते हैं। ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स था। क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट mooted द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया? पहला है स्वराज पार्टी 1934, कांग्रेस पार्टी 1936, मुस्लिम लीग 1942 एंड ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इन 1946। स्वराज चलो पार्टी। स्वराज पार्टी ठीक है, आंसर यही होगा। कुछ और फैक्ट बताना है आपको इससे रिलेवेंट? मोतीलाल रिपोर्ट में ही बोला था ना, टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। स्वराज बहुत अच्छा। पार्टी फॉर्म बाय मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास, तो बेस्ड ऑन द हाँ, टाइम। वेरी नाइस। तो हम देखते हैं कि ऑप्शन ए जो है स्वराज पार्टी, ये सबसे पहले एक्चुअली में ये पार्टी के एम एन रॉय नहीं थे, बट इससे रेलिवेंट फैक्ट था। तो हमने देखा था कि कैसे एम एन रॉय, कल वाले में भी हमने डिस्कशन किया था, 1927 में उन्होंने प्रपोज किया था कि हमारी खुद की एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए और हम खुद का अपना कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करेंगे। फिर स्वराज पार्टी बनती है जो कि कांग्रेस का ही हम एक फैक्शन देख पाते हैं, जिसको इन्होंने बताया मोतीलाल नेहरू एंड सी आर दास इन्होंने बनाया था। आईएनसी जब हम बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो देखो आईएनसी जब आएगी ना तो वो ऑफिशियली अडॉप्ट करेगी इसी डिमांड को जो स्वराज पार्टी ने निकाली थी 1935 में। और ये जो 1936 वाला ऑप्शन दिया है, इसमें क्या हुआ था कि आईएनसी का फैजपुर सेशन हुआ था, उसके अंदर ये फैजपुर सेशन था जवाहरलाल नेहरू के अंडर में, और उन्होंने ये जो डिमांड थी उसको दोबारा से पक्का कर दिया था कि ये हाँ हम फैजपुर हुआ था या ये हरिपुरा सेशन हुआ था 1936 में? जहां तक मैंने सर्च किया उतना फैजपुर ही आ रहा था, ओके ओके बाकी आप ठीक। कर सकते हो। मुस्लिम लीग की बात करते हैं तो 1942 में हमें पता ही है कि लड़ कौन कर रहा था, इसको जिन्ना कर रहे थे। और 1942 में इन्होंने ये बिल्कुल नहीं मान रहे थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने 1940s में ही डिमांड कर दी थी पाकिस्तान की, और 1942 में हम देखेंगे कि ये सेपरेट नेशनहुड मांग रहे थे। तो लाहौर रेजोल्यूशन था जिसमें इन्होंने डिमांड की थी पाकिस्तान की। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखना चाहिए। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ये वैसे ही गलत हो जाएगा, इजी था। 1946 तक तो ऑलरेडी हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो बन ही चुकी थी। किसके अंडर बनी थी? कैबिनेट मिशन। अब आंसर आई होप आपने नहीं देखा होगा क्वेश्चन नंबर 44 का। देव, ये आपके लिए स्पेशली, हमने पढ़ा है आर्ट एंड कल्चर में इसको जब हम करंट अफेयर डिस्कस कर रहे थे। तो बताओ ये क्या है? नस्तलीक। ये हाँ। पीवाईक्यू भी है, 2 3 4 बार पूछा है ना ये। क्या ये, एक सेकंड, ये स्क्रिप्ट है, ये पर्शियन स्क्रिप्ट है। वेरी गुड। देखो नस्तलिक जो था ना, ये तो हमें पता चल ही गया कि ये क्या है, लेकिन इससे रेलिवेंट जो अदर ऑप्शंस है उनको देख लेते हैं। ये पर्शियन स्क्रिप्ट है, मेडिवल इंडिया में मेडिवल इंडिया में यूज होती थी, बट इसका पर्शियन है। तो ईरान को पहले पर्शिया बोला जाता था, तो ईरान से ही इसका ओरिजिन हमें देखने को मिलता है। और मेडिवल इंडिया में आई है तो 14th सेंचुरी में हम इसको देख पाते हैं कि ये ईरान में ओरिजिनेट भी हुई थी। हम देखते हैं ऑप्शन बी को। ऑप्शन बी की तानसेन ने कोई राग कंपोज किया था, तो तानसेन के बारे में देख लेते हैं। कोर्ट ऑफ अकबर के में ये रहते थे, 9 रतन जो थे उसमें से एक इनका पार्ट था, और ये म्यूजिशियन थे, बहुत सारे राग लिखते थे जिसमें मेघ राग वगैरह ये सब। फिर ऑप्शन नंबर सी बोलता है एसेस लिवाइड बाय मुगल रूलर्स। अब मुगल रूलर्स की जब भी हम बात करेंगे ना तो सेस मोस्टली यूज नहीं होता था। सेस जो है वो एक बहुत ही मॉडर्न टर्म हम देख पाएंगे कि पर्टिकुलर चीज के लिए या किसी सोशल अच्छे के लिए हम सेस लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2% का हमने लगा दिया एजुकेशन वगैरह के ऊपर। लेकिन इनके टाइम पे कौन कौन से ऐसे टैक्स थे जो इस्तेमाल किए जाते थे? उसमें से नंबर 1 है जजिया। जजिया क्या होता था? नॉन मुस्लिम पे लगता था, यानी हिंदूज वगैरह जो थे उन पे लग जाता था। और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अकबर ने जजिया को खत्म कर दिया था। हालांकि दिल्ली सल्तनत में भी हम इसके रेफरेंस थोड़े बहुत देख पाते हैं, लेकिन जब मुगल्स आते हैं उसके बाद में अकबर जब आएंगे तो वो जाने ही जाते थे रिलीजियस टॉलरेंस के लिए। तो उन्होंने 1564 में इसको बंद किया था। और फिर जब औरंगजेब आते हैं, जिसको काफी ट्रेडिशनल माना गया था, पैराडॉक्सिकल माना गया था, वो क्या करते हैं कि इसको आके 1679 के अंदर में दोबारा से री इम्पोज कर दिया था। एक सेकेंड टाइप ऑफ टैक्स होता था जिसको खराज भी बोला जाता था। खराज का मतलब था लैंड रिलेटेड टैक्स, और ये एक ऐसा टैक्स था जो कि प्राइमरी सोर्स था रेवेन्यू का एम्पायर के लिए। अब ये दोनों पे लगाया जाता था, मुस्लिम हो हिंदू हो कोई फर्क नहीं पड़ा, सबके सब सब्जेक्ट और सभी को ये देना पड़ेगा। तो खराज।
तीसरा टाइप ऑफ जो टैक्स होता था उसको बोला जाता था जकात। अब जकात केवल और केवल मुस्लिम्स पे लगता था। अब इसमें डिफरेंस है, नॉन मुस्लिम पे जो लगता था जजिया वो इस वजह से लगता, दोनों ही रिलीजियस टैक्स है। नॉन मुस्लिम पे इसलिए लगता था कि हम आपको सिक्योरिटी दे रहे हैं क्योंकि आप हमारे यहाँ पे रह रहे हो, हिंदू को। और मुस्लिम्स पे इसलिए लगाया जाता था जकात क्योंकि चैरिटी पर्पज के लिए, कि इस्लाम में ये चीज लिखी हुई है कि हर मुस्लिम जो इंसान है उसको चैरिटी भी करती रहना चाहिए। तो पिलर्स है इस्लाम के, 5 पिलर हम देख पाएंगे, उसमें से वन ऑफ द, तो इसलिए इनसे लिया जाता था कि तुम खुद से नहीं करोगे तो हम एज अ स्टेट तुम्हारे नाम पे करेंगे। फिर एक फोर्थ टाइप ऑफ टैक्स भी होता था, वो होता था राहदारी। अब राहदारी का मतलब था कस्टम ड्यूटीज ऑन गुड्स, ट्रांसपोर्ट वगैरह, जो सेम कस्टम ड्यूटी आज के टाइम पे चलती है वो सब इस पे था। नेक्स्ट पॉइंट है ए मैनुअल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द उलमाज। अब उलमाज वो थे जो पुजारी वगैरह, हम प्रीस्ट वगैरह हम जिसको बोल सकते हैं, और इनके लिए बहुत सारी जगह पे मिलेगा हमें कि कोड ऑफ कंडक्ट क्या था, लेकिन मेनली जो इनका दिया गया वो कुरान और हदीद में दिया है। कुरान तो उनका रिलीजियस टेक्स्ट है, हमें पता ही है, और हदीद जो होते हैं वो हदीद में भी इसकी एक्सप्लेनेशन है कुरान के बाद में, और दोहाज होते हैं काइंड ऑफ, मतलब लिखा गया है बहुत सारी चीजों को, तो उसमें इनके इथिकल बिहेवियर के बारे में लिखा। फिर इससे ज्यादा मुझे रेलिवेंट नहीं लगा कि इससे ज्यादा कुछ और सर्च करें। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ये जो तानसेन जो नेम था वो किसके द्वारा दिया गया था? ये मुझे याद नहीं है। ये राजा विक्रमजीत के द्वारा दिया गया था, मतलब अकबर के द्वारा नहीं दिया गया था। अच्छा, राजा विक्रमजीत कहाँ के थे ये? ग्वालियर के। ग्वालियर में थे, और अकबर के तानसेन ग्वालियर कंटेम्परेरी। घराने के थे। क्या सर? तानसेन ग्वालियर घराने से ही आए थे ना? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो राजा भी वही थे, तानसेन भी ग्वालियर घराने से आ रहे थे और राजा भी ग्वालियर के थे, और ये दोनों कंटेम्परेरी थे अकबर के। हाँ, और इनका ठीक, पुराना नाम जो ओरिजिनल नाम था रामतनु पांडे। राम तनु पांडे। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45। High temperature and low pressure over the Indian subcontinent during the summer season draws air from the Indian Ocean leading to in blowing off। समझ में आया सवाल सभी को? कह रहा है कि हाई साउथ प्रेशर, वेस्ट मानसून। हाँ वेरी गुड, साउथ वेस्ट सही है। एक बार समझ भी लेते हैं इसको फिर से। ये नहीं, साउथ ईस्ट ठीक है। साउथ वेस्ट वाला पहले समझ लेते हैं क्या होता है। समर का सीजन जब होता है तो बहुत ज्यादा इंटेंस हीट हो जाती है, उसके ऊपर क्या होगा, लो प्रेशर बनेगा। लो प्रेशर बनेगा तो जो मॉइस्ट एयर है वो हाई प्रेशर एरिया से उसको अट्रैक्ट करेगा। अब हाई प्रेशर एरिया कहाँ पे होता है? इंडियन ओशन के ऊपर हम देख पाते हैं। और जब ये कोरियोलिस फोर्स लगती है तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो जब डिफ्लेक्शन होगी नदर्न हेमिस्फीयर में आते ही, तो हम देखेंगे कि पहले वो साउथ से आ रही थी और फिर ऐसे होके साउथ वेस्ट हो जाएगी, और वेस्टर्न घाट्स पे आते ही वो कूल्स होने शुरू हो जाते हैं क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे उसको कवर करने चाहिए, और उसी वजह से वो मानसून भी हो जाती है। साउथ ईस्ट मैंने सर्च नहीं किया, बट मुझे याद आ रहा था कि तिब्बत के ऊपर यहाँ पर लो प्रेशर बनता है, और लो प्रेशर की वजह से बे ऑफ बंगाल से होती हुई ये साउथ ईस्ट है, बट नहीं, ये ये नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए। आप किस साउथ वेस्ट की कह रहे हो? साउथ, ये ए ऑप्शन का, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट होता तो वो होता ना, ये विंटर मॉनसून जो होती है, जो तिब्बत के लो रिट्रीटिंग प्रेशर, मानसून जो होता है। हाँ, जो लो प्रेशर जब तिब्बत पे बनता है तो तब वो इंडिया में बे ऑफ बंगाल से होते हुए आती है, खासकर ये जो नदर्न इंडिया है। और तमिलनाडु साउथ के ईस्ट मानसून मतलब हम्म, बेसिकली ये सदर्न हेमिस्फीयर में होता है, ठीक है। और ये साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ करता चलता है, और ये इन्फ्लुएंस करता है ऑस्ट्रेलिया में मेनली। ये मैंने गलत लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी। हाँ हाँ, तो फिर ये उल्टा हो गया ना, सेम टू सेम साउथ वेस्ट का, कि ऊपर से जा हाँ। रहा था फिर ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। ठीक है। ट्रेड विंड की बात करते हैं तो ये वही है जो मतलब इक्वेटर पे आसपास में बहती है। तो ये तो एंशियंट भी हम देखेंगे कि जब पढ़ रहे थे तो जहाज जो शिप वगैरह होते थे उनको जानबूझ के इसी में लाया जाता था, सो दैट शिप जो है वो इजिली हाँ कवर हो जाए और उनको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। वेस्टर्लीज का हमें पता ही है कि ये जो टेम्परेट जोन होता है या फिर 30 से 60 डिग्री है, उसमें वेस्ट टू ईस्ट बहती है। और ये ट्रेड विंड है जो वेस्ट टू ईस्ट बहती है, ईस्ट टू वेस्ट बहती है। ईस्ट टू वेस्ट इक्वेटर वाली, ठीक है। हाँ, और वो 30 डिग्री से 30 डिग्री साउथ होती है ट्रेड विंड्स। हाँ। 46 बोल रहा है द ब्रिटिश सॉवरेनिटी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन फ्री इंडिया। रीजन है द ब्रिटिश सॉवरन अपॉइंटेड द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। बताओ आंसर क्या होगा? देखो आसान सी स्टेटमेंट है,
स्टेटमेंट कह रही है कि ब्रिटिश सॉवरेनिटी यानी कि ब्रिटेन जो था वो अभी भी अपना आधिपत्य जो था वो जमा रहा था फ्री इंडिया पे। अब इन्होंने वर्ड के साथ खेला है। फ्री इंडिया माने क्या, यानी हम जब इंडिपेंडेंट हो चुके थे। सॉरी, ये तो गलत ये हो गया ना, पहला स्टेटमेंट, सोवरेनिटी तो है नहीं। ऑब्वियसली तो आंसर ये आ जाएगा, बट हाँ, इससे रेलेवेंट ये आ और जाएगा। फैक्ट जो हमें देख लेने चाहिए। पहला तो बहुत ही नॉर्मल है, गलत हो जा रहा है। दूसरा देखो यहाँ पे तो ठीक माना गया है, लेकिन इसमें भी एक थोड़ी सी गलती इन्होंने की है। क्या की है कि लास्ट गवर्नर जनरल हमारे जो थे नॉन फ्री इंडिया के या फिर इंडिपेंडेंट इंडिया के, वो थे लॉर्ड लुइस माउंटबेटन, जो कि फरवरी 1947 से अगस्त 1947 तक रहेंगे। अब ये जब फ्री इंडिया के बनेंगे ना, तो इनको ब्रिटिश सॉवरन अपॉइंट नहीं करते हैं, इनको यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ही करेंगे प्राइम मिनिस्टर विद हिज कैबिनेट डिसीजन, और वो होगा 1948 के जून तक। और ये लास्ट गवर्नर जनरल नॉन फ्री इंडिया के माने जाने चाहिए। और अब जब हम इंडिपेंडेंट इंडिया की बात कर रहे हैं तो देखते हैं कि इनके जस्ट बाद में जो आएंगे वो होंगे चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। ये रहते हैं 1948 से 1950 तक, और इनको अपॉइंट भी इंडियन लीडर्स के द्वारा ही किया गया था। और ये पहले थे जो कि लास्ट भी थे और पहले भी और थे, जो पहले कि भी थे। इंडियन ओरिजिन के थे। हाँ, तो आंसर ये ठीक होना चाहिए आगे के लिए। क्वेश्चन नंबर 47, Who among of the following is known for his work on medicine during the Gupta period? सौमिला, सुदराका, शुशुंका या फिर शुरुस्त्र? सुसूत्र, हाँ सुश्रुत, बताओ। शुश्रुत, सुश्रुत ही होंगे ना। गुप्ता पीरियड से होंगे, पक्का श्योर है आप? हाँ, श्योर हूँ मैं, सुश्रुत। ठीक है, यही आंसर है। देखते हैं। देखो, सोमिला जो है उनके बारे में कुछ भी खासा मिला ही नहीं है, बट यूजुअली मिला है कि ये एक लिटरेचर कुछ लिखते थे, लेकिन पता नहीं है क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, तो इसको तो हम छोड़ ही देंगे। अब बात करते हैं, और मेडिसिन से तो रेलिवेंट नहीं थे, एटलीस्ट जितना मैंने रिसर्च किया। अब आगे बढ़ते हैं तो देख पाते हैं सुधारका को, इन्होंने यहाँ पर मृच्छकटिका लिखी थी, जिसका इंग्लिश मृच्छकटिका, वर्जन हाँ, और ये संस्कृत प्ले था, तो ये सुदरका वो लिखते हैं, तो ये भी मेडिसिन से रेलिवेंट नहीं थे। फिर हम शुशुंका को देखते हैं, तो ये दोनों नाम है, और शुशुंका जो थे वो स्कॉलर थे यहाँ पर अथर्ववेदा से रिलेटेड। इन्होंने दो चीजें लिखी थी, एक लिखी थी ऋग्वेदा प्रतिसखी, और दूसरा इन्होंने लिखा था बृहदिवता। जो ऋग्वेदा प्रतिसखी थी उसका मतलब था कि ऋग्वेद के अंदर, क्योंकि देखो जब हम गीता वगैरह में आते हैं या फिर जब पोस्ट वैदिक है और जो लास्ट होता है ना बिल्कुल वैदिक्स का, उसमें हम देखते हैं वेदांत जिसको बोला जाता है कि वेद का अंत हो रहा है, उसमें हम देखते हैं कि संस्कृत बहुत ही आसान इस्तेमाल की गई थी। लेकिन जब हम ऋग्वेद वगैरह को देखेंगे तो काफी मुश्किल संस्कृत का इस्तेमाल किया गया था, हार्ड होते थे, तो उसके लिए उन्होंने फोनेटिक्स और जो प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए थी वो बताई थी कि ये किस तरीके से इसको बोलना है। और ये जो सेकंड इनका टेक्स्ट है जो कि है बृहदिवता, इसका मतलब है कलेक्शन ऑफ मिथ्स एंड रिलेट, जो कि ऋग्वेदा से रिलेटेड है, वो ये कुछ कहानियों को ये आगे बढ़ा रहे थे। फिर सुश्रुत को अगर हम देखते हैं तो इन्होंने लिखा था सुश्रुता संहिता, जिसमें इन्होंने सर्जरी की भी बात की थी, और इसी वजह से इनको द मोस्ट जो अर्लीस्ट पर्सन है सर्जरी से रिलेटेड वो भी माना जाता है। चलो नेक्स्ट, अब इसमें बोलना मैं ही क्यों बोल रही हूँ, कोई और भी बताना, ठीक है। सैडल पीक, द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज लोकेटेड इन ग्रेटर निकोबार, मिडल अंडमान, लिटिल नॉर्दर्न अंडमान? बताओ। ग्रेटर निकोबार होगा ये तो ऐसे। अच्छा, ग्रेटर निकोबार आपको लग रहा है? हाँ, ऐसे याद कर लेना इसको कि हाईएस्ट है ना, तो ग्रेट जो होगा वही हाईएस्ट होगा, है मतलब ग्रेट निकोबार में। और किसी को कुछ बोलना है? मतलब सब यही सही मान रहे हैं, ओके। तो हम देखेंगे कि ये आंसर होगा डी, नॉर्थ अंडमान। ग्रेटर निकोबार नहीं है, इसमें भी एक है बहुत ही बड़ी जिसको हम 642 मीटर में देख पाएंगे, जिसको माउंट थुल्लीर के नाम से जाना जाता है। और ये सैडल पीक है ना, अब ये ऐसे याद रखना है कि यहाँ पर हम देखेंगे नॉर्थ अंडमान के अंदर सैडल पीक नेशनल पार्क है, ठीक है, और ये इसी को सराउंड करते हुए बनाया गया है, सैडल पीक को ही, और इसकी जो एलिवेशन है वो 732 मीटर है। ये जो पार्क बना था ये 1979 में बना था। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो इससे रेलिवेंट है, फ्लोरा में देखेंगे ज्यादातर ट्रॉपिकल चीजें इसमें मिलती हैं, और जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीज इसमें मिलेंगे वो मिलेंगे स्क्लोपिया पुशीला, एंड दूसरा यहाँ पर है क्लिस्टेनिथिस
रोबोस्टस। तो ये रोबोस्टस तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि ये मेनलैंड इंडिया में नहीं पाया जाता है, ओनली यहीं पे मिलेगा, सैडल पीक नेशनल पार्क में ही। फोना की बात करेंगे तो अंडमान वाइल्ड पिग जो है वो यहाँ पर मिलता है। हिल माइना एक बर्ड है, वो इसी पार्क में मिलेगी। देन वाटर मॉनिटर लिजर्ड ये मिलेगी, और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल भी यहाँ पे मिलता है। और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल कहाँ कहाँ मिलता है इंडिया में? अरे बहुत सारा जगह मिलता है और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल तो। हाँ, बट मेनली फेमस भी तो है ना एक नेशनल पार्क, सिमलीपाल नीललैंड क्या? में। नहीं। नहीं, आसपास अरे ही एक है और वहीं पे। वेटलैंड है ना उड़ीसा में, क्या नाम है सर उसका, जो महानदी और उसके सरकोसिया। अरे नहीं, भीतरकनिका। भितकनिका। हाँ, वेरी भीतर गुड, में। भितरकनिका। भीतरकनिका। उड़ीसा में ही और वो भी, और वहीं पे बहुत ज्यादा मिलता है। किसी को और कुछ बताना क्रोकोडाइल से रिलेटेड? नहीं, क्रोकोडाइल से रिलेटेड नहीं, बस वापस आप जाओ उस पे, उस क्वेश्चन पे थोड़ा सा। एक झांसी की रानी नेशनल पार्क भी है वहां पे ना, किसमें है वो, कहाँ पे है, मतलब कौन से इसमें है? रानी झांसी नेशनल पार्क नहीं है पता। किसी को ध्यान? एक सेकंड सर्च करके बता रहा हूँ मैं। ओके, तब तक मैं बता देती हूँ कि जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल होता है, हमारे यहाँ पे एक घड़ियाल भी मिलता है, जो कि एंडेमिक हम देख पाएंगे ये कि तो ऐसे ऐसे सिर्फ दिखा रहा है कि डायरेक्टली अंडमान निकोबार ही दिखा रहा है, ऐसे पर्टिकुलर तो दिखा नहीं पा रहा है। अच्छा, सोल्ट घड़ियाल वाटर फ्रेश वाटर भी क्रोकोडाइल का मिलता है। IUCN स्टेटस थ्रेटेंड है और अच्छा, साइट्स थ्रेट। अपेंडिक्स 1 में आता है, और और वाइल्ड लाइफ घड़ियाल का प्रोटेक्शन क्या का है? शेड्यूल 1, ये 3 चीज। ओके, ठीक है। घड़ियाल का क्या है? घड़ियाल का शायद क्रिटिकली इंडेंजर्ड होना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ इंडिया में मिल रहा है ना। नहीं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं होगा, अच्छा, घड़ियाल बहुत ज्यादा एक्चुअली में फ्रेश वाटर होता मिलता है वो, मतलब हाँ, है। घड़ियाल हाँ, फ्रेश फ्रेश वाटर में मिलता है। तो IUCN नदियों स्टेटस में क्या है मिलता है, घड़ियाल का? ब्रह्मपुत्र में मिलेगा, घड़ियाल का ऋषि बताओ। क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, गंगा में मिलता क्रिटिकली है। इंडेंजर्ड है। हाँ, अब इससे श्योर। याद है। हाँ हाँ, श्योर हूँ। इसके इसके बाद एक है, एक मणिपुर पीक करके कुछ न्यूज में था, वो यहीं पे अंडमान निकोबार में, किसी को ध्यान है? पिछले साल न्यूज में था, मणिपुर पीक। नहीं है ध्यान? ठीक है। इंडिया में 3 तरह के घड़ियाल के बारे क्रोकोडाइल में है कि पाए जाते हैं। घड़ियाल जो है वो तीन ट्रिब्यूटरी आपके गंगा, चंबल और एक ब्रह्मपुत्र। नारायणी रिवर, ये मेजर पॉपुलेशन यही। ये माउंट मणिपुर है वो, हाँ हाँ, माउंट मणिपुर है, और और उसको उसको माउंट माउंट हैरियट भी हाँ, कहते हैं। हाँ, थर्ड लार्जेस्ट थर्ड पीक है थर्ड हाई। हाँ, हाँ। इसको एक बार और दोबारा एक्सप्लेन अंडमान निकोबार में, हाँ क्या? माउंट मणिपुर जो बोल रहे थे, इसको समझाएंगे मुझे? मतलब वहाँ ना, अरे मणि मतलब ये समझाना क्या है इसमें, मतलब वहाँ माउंट है, उसका नाम है मणिपुर, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में आ जाए कि ये मणिपुर में होगा, ये अंडमान निकोबार में है। तो न्यूज में क्यों था वो? अरे कुछ कारण से न्यूज में था, 2 साल पहले न्यूज में था। नेम चेंज हुआ उसका, माउंट हैरियट था अच्छा, पहले, तो बाद में उसको माउंट मणिपुर कर दिया गया। ओके। वैसे भी अंडमान में ओके। बहुत सारी जगहों के नाम चेंज कर रहे हैं और अभी, वो अंडमान आइलैंड वगैरह निकोबार के। में, हाँ, सारे ये बायोडायवर्सिटी पाए जाते हैं, एक्सेप्ट वहाँ डेजर्ट नहीं मिलता है, और क्या नहीं मिलता है? ठीक है, चलो आगे बढ़ो अब। क्या हो गया, ठीक है। कौन हंस रहा है भाई? Mangroves are very specialized forest ecosystem of tropical and subtropical regions bordering certain sea coast. मतलब जर्नल से स्टेटमेंट है, ठीक है। दे स्टेबलाइज द, यार बहुत पूजा, शोर आ रहा आपके है। तरफ से आवाज आ रहा है, म्यूट कर लो यार। मेरे तरफ कोई आवाज नहीं है, फैन चलने की आवाज आ रही है। फैन भी नहीं चल रहा है। और कौन अनम्यूट है भाई? चलो कोई बात नहीं, पढ़ते हैं। दे स्टेबलाइज द शोर लाइन एंड एक्ट एज बुलवॉक अगेंस्ट इंक्रोचमेंट बाय द सी। हाँ, आंसर बताओ। दोनों सही है और आर एक्सप्लेन भी कर रहा। ये जर्नल सा क्वेश्चन था, आई डोंट थिंक इसमें मैंने कोई नोट बनाए होंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। रुको When रुको the रुको chief, रुको, एक मिनट। हम्म, सबसे ज्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। उसके बाद गुजरात में है, सेकेंड लार्जेस्ट। उसके बाद थर्ड लार्जेस्ट अंडमान निकोबार में है, और फोर्थ लार्जेस्ट उड़ीसा में है। ओके। हम्म, यही काम का था इसमें। ठीक। वेस्ट बंगाल,
गुजरात, देन अंडमान निकोबार एंड उड़ीसा। देन ठीक है। और जो गुजरात में है वो मेनली है गल्फ ऑफ कच्छ में है। गल्फ ऑफ कच्छ में खंबात में कम मिलता है मतलब। हाँ, कम मिलता है, कम मिलता है। हाँ गोवा में भी मिलता है ना थोड़ा बहुत। हाँ हाँ, गोवा में है, बिल्कुल है। तमिलनाडु में भी और है, पिचावरम में। ये जो सेकंड स्टेटमेंट थी जो बोल रही थी कि श्रीशोर को बचाने के लिए करता है, जब एक बार वो पता नहीं कौन सी सुनामी आई थी यहाँ पर सुंदरबंस में, तो वहां पे एक इनिशिएटिव भी चला था कि क्योंकि उन्होंने पहले तो काट दिया उसको मैनग्रोव्स को बहुत, और फिर जब वो उनको डिजास्टर लगा कि यहाँ पर इतना तमिलनाडु का ज्यादा केस है, तमिलनाडु में हुआ था 2004 सुनामी। अच्छा, ओके। नहीं यहाँ पे वेस्ट बंगाल में भी हम देख पाए थे एक बारी। उसके बाद से फिर लोगों ने और वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन थी वहाँ मतलब इनिशिएटिव उठाया दोबारा से कि हम इनको दोबारा से प्लांट करेंगे, क्योंकि इसकी वजह से अगर कोई सुनामी भी आती है तो उसको रोक लेते हैं, डिजास्टर नहीं होने देते हैं। उड़ीसा गवर्नमेंट की इनिशिएटिव शुरू की थी। हाँ, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 50, व्हेन अ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एक्ट इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी ही इज सब्जेक्ट टू, ध्यान रखना है चीफ जस्टिस की बात कर रहा है किसके, हाई कोर्ट की। ऑप्शन ए कह रहा है द रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी ऑफ द अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, बी स्पेशल कंट्रोल एक्सरसाइज बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, discretionary power of the governor of the state, and special power provided by chief minister in this regard. ये होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए। Okay. ए होना चाहिए, रिट जुडिक्शन। रिट जुरिस्डिक्शन। रीड जुडिक्शन। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में रिट लग सकता है। और किसी को भी बताना आंसर? चलो, ए ही होगा। क्यों होगा ए? देखो, रिट जुरिस्डिक्शन जो है वो आर्टिकल 226 में आता है, हमें पता है, और ये एक्चुअली में कौन देगा, एनी अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट इसमें से दे सकते हैं। तो चीफ जस्टिस के पास में ये पावर है कि वो बता सकता है इनको। अब रिट्स हमें पता है 5 टाइप की होती है, एक्सप्लेन नहीं करने वाली, जस्ट हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्जरी एंड क्वो वारंटो। चीफ जस्टिस कोई स्पेशल ऐसा कंट्रोल नहीं कर रहे हैं इसके ऊपर। अब जो डिस्क्रिशनरी पावर ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि गवर्नर के पास है तो वो खुद से ही करेगा, और वो भी किन किन मैटर में। यूजुअली जब है कि जब प्रेसिडेंट रूल लगाना हो, या फिर यहाँ पर इमरजेंसी नहीं, प्रेसिडेंट रूल होगा, और एक वो भी होगा, नहीं याद आ रहा है क्या होगा। किसी को याद आ रहा है कि इसकी क्या क्या पावर होती हैं? हाँ, बिल को जब अगर करना हो प्रेसिडेंट के लिए, रिजर्व करना हो प्रेसिडेंट के लिए तो ये भी होता है। नाउ डी है स्पेशल पावर, चीफ, इनके पास तो कोई खुद की ऐसी कोई स्पेशल पावर है ही नहीं। अरे यार सॉरी, 1 मिनट दीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशनली डिस्क्रिशनरी पावर सिर्फ गवर्नर को है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को नहीं है ना। डिस्क्रिशनरी पावर है ना प्रेसिडेंट, नहीं, जब इसमें किसी का। हाँ हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनली डिस्क्रिशन और सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी 2 टाइप से है। अच्छा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी नहीं है, ओके। सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। कुछ एग्जाम्पल देके बताइए ना फिर इनका, कि सिचुएशनल में कौन कौन से उनके पास होगी। अरे जैसे किसी का बहुमत खत्म नहीं है तो उसमें प्रधानमंत्री सेलेक्ट करना है। राजीव गांधी मर गए तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा, तो वो सब पर ये सिचुएशनल बात डिस्क्रिशनरी। प्रेसिडेंट थोड़ी ना करेंगे, तो स्पीकर के पास होगी। अगर पार्टी को बताएंगे नहीं फिर नहीं नहीं नहीं, स्पीकर, स्पीकर के पास क्यों होगी ये सब पावर? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं प्रधानमंत्री को, नहीं स्पीकर वो थोड़ी तो करते हैं। अपॉइंट करते हैं, ये तो मैं मान गई, लेकिन हाँ जब ऐसी सिचुएशन होती है तो हाँ, स्पीकर के पास ये पावर होती है ना कि अगर मेजोरिटी जो वो है पार्टी, उन्होंने अपना लीडर चुन लिया तो फिर वही माना जाएगा, उसमें कोई। अच्छा, फिर ये है कि अगर मेजोरिटी ने भी नहीं चुना तो क्या होगा? ठीक है, नहीं नहीं, वो स्पीकर के पास ऐसा कुछ पावर नहीं है जो आप कह रहे हो। नहीं मैं बोल रही थी कि अगर मेजोरिटी ने अपना खुद का चुन लिया कोई भी, तो फिर स्पीकर को उसको बताना होता है, और फिर प्रेसिडेंट तक बात पहुंचेगी, फिर वो उन्हीं को अपॉइंट कर देते हैं। मान लो किसी की डेथ हो गई, कोई ऐसी कंडीशन आपने दी थी, तो वो खुद, पार्टी के पास भी तो ऑप्शन होता है ना कि हम खुद बताएंगे कि नहीं, हमारा सपोर्ट इनके पास में, कोई इलेक्शन नहीं कराना दोबारा कुछ भी। आगे बढ़ू। हाँ, क्वेश्चन नंबर 51 हवाला के बारे में बात कर रहा है कि इनमें से कौन सी ट्रांजेक्शन जो है वो इससे रिलेटेड है। नंबर ए, रिसीव्ड इन रूपी अगेंस्ट ओवरसी करेंसीज एंड वाइस वर्सा विदाउट गोइंग थ्रू द ऑफिशियल चैनल्स। नंबर बी, ये सही लग रहा है आप लोगों को? ओके, रिसीव्ड फॉर सेल ट्रांसफर ऑफ शेयर्स विदाउट गोइंग थ्रू द एस्टैब्लिश्ड स्टॉक मार्केट।
receives a commission for service rendered to overseas investors, buyers, seller in assisting them to get over the red tape and getting professional treatment. D. Mode of political parties to the individuals for meeting elections expenses. तो ए ही है लग रहा, यही लग रहा है, यही ठीक है। देखो मतलब इलीगल का ये तो। हाँ, हवाला जो वर्ड है ना वो एक अरेबिक वर्ड है और अब इसका मतलब ही होता है ट्रस्ट करना। तो हवाला अभी ये तो ठीक है कि फॉर्मल हम ऐसे यूज करते हैं, बट इंडिया में भी यूज हो जाता है। मतलब करप्शन इसी के थ्रू होता है कि आपने एक नोट पे कुछ भी लिखा और फिर आप उसको एक नोट को देंगे किसी दूसरे को, किसी भी स्टेट से जाकर वो उतना पर्टिकुलर पैसा आपको दे देगा। क्यों? क्योंकि जिसने वो नोट दिया था 10 रुपए का, आप उसको नंबर बताएंगे कि ये नंबर है इसका, ये चेक कर लेना, और फिर उनको पता है कि वो आदमी हमें पैसा दे देगा। इससे करप्शन होता है। तो उसी से रिलेटेड है कि शुरुआत में ये कैसे हुआ था, ओवरसी करेंसी से रिलेवेट ज्यादा था और वाइस वर्सा कि यहाँ से बाहर पैसे आ रहे हैं या फिर हमें यहाँ से देना है, सो दैट टैक्स वगैरह को हम बच सके। और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो बात करता है यहाँ पर ऑफ मार्केट शेयर ट्रांजेक्शन्स की। तो ये याद रखना है कि अगर आप मार्केट से बाहर कोई भी स्टॉक्स को सेल कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, तो वो ऑफ मार्केट शेयर ट्रांजेक्शन के नाम से जाना जाएगा। सी यहाँ पर बात करता है किकबैक्स की। अब इसमें क्या हो रहा है ना, किसी को समझ में आया सी स्टेटमेंट क्या है? ओके, यहाँ पे हम इसी चीज से इसको समझ सकते हैं। ये जो रेड टेप शब्द आ जाता है, तो इथिक्स में हमने देखा है कि रेड टेप करप्शन में अगेन यूज होता है कि आप एक रेड टेपिज्म से है कि आप एक फाइल को पास नहीं कर रहे हो और जिसको आपको पास नहीं करी है, पैसे नहीं दिया, आपने उस पर रेड टेप लगा रखा है या फिर रेड जो धागा होता है उससे उसको बांध दिया है कि अभी इसमें पैसा नहीं मिला है। तो ये उससे रिलेटेड। अब इसमें यही है कि फैसिलिटेशन पेमेंट्स या फिर किकबैक आप कर रहे हो, इसको पीछे फेंक रहे हो कि जब तक इससे ये आदमी पैसा नहीं देगा तब तक इसको पास वगैरह नहीं करना है। तो ये हर चीज में होता है। तो वही है ये कि आपको कोई सर्विस करनी थी और उसके बदले में आपको पैसा देना पड़ रहा है, रेड टेप के थ्रू आप चाह रहे हो। और 4 हम देखेंगे इलेक्शन बॉन्ड से रिलेटेड, क्योंकि बहुत न्यूज में था अभी पिछले साल पूरे में। तो ये तो इलेक्शन बॉन्ड्स में होता था, हालांकि अभी हटा दिया और उसका सब कुछ रिपोर्ट पब्लिश भी कर दिया। बट ये 2017 में पब्लिश हुआ था। सिर्फ और सिर्फ एसबीआई जो थी वो इसको वहां से हम परचेज कर सकते थे। 1000 से लेकर डिमोनेशन जो इसका था वो 1 करोड़ तक का हम देख पाते थे और वैलिडिटी इसकी 15 दिनों की होती थी कि 15 दिन में ही आपको इस जो खरीदा है वो करना पड़ेगा, उनको देना पड़ेगा, तभी वो मान्य होगा। अब 1000 डेमोनेशन में था ये। हाँ, 1000 से 1 करोड़ ऐसे ही था ना, 1000 फिर 10,000 इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 52 इसमें बोल रहा है कि करेक्ट आंसर बताना है और कौन कौन से पेयर्स को मतलब वो करना है, ठीक है, मैच करना है। पहला बोल रहा है मैग्नीज के बारे में, ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है। दूसरा निकल ओडिशा, लेड जिंक राजस्थान, और ये है एस्बिस्टोस आंध्र प्रदेश। जिसको थोड़ा बहुत कुछ भी पता है किसी भी ऑप्शन के बारे में वही बता दो, ठीक है। इसका आंसर होगा ए, मतलब कि सारे के सारे ठीक है। कैसे ठीक है वो समझ लेते हैं। देखो मैग्नीज जो होता है ना ये मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है, लीडिंग प्रोड्यूसर है ये, और इसके साथ साथ ये महाराष्ट्र और ओडिशा दोनों में मिलेगा। अब इसमें भी सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर भारवेली माइन बहुत ज्यादा फेमस है। दोबारा बता रही हूँ, भारवेली माइंस। क्यों? क्योंकि ये लार्जेस्ट अंडरग्राउंड मैग्नीज की माइंस है जो कि पूरे एशिया में, यहाँ पे मैंने इंडिया लिख दिया लेकिन एशिया आना चाहिए था यहाँ पे। तो ये लार्जेस्ट है, अंडरग्राउंड है और एशिया में सबसे लार्जेस्ट है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। यूज कहाँ पे होता है इसका, तो हम देखते हैं मैग्नीशियम जो है उसी का एक अलॉय की तरह इसको निकाला जाता है। ये जो ड्राई सेल बैटरीज वगैरह है उसमें इसका इस्तेमाल होगा, साथ में एल्यूमिनियम की अलॉय बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हमारा है निकल। अब निकल जो है वो ओडिशा में सबसे ज्यादा पाया जाता है। क्यों? क्योंकि 93% जो इंडिया का निकल प्रोडक्शन है या रिसोर्सेज जो हमारा होता है, प्रोडक्शन नहीं रिसोर्सेज जो है वो ओडिशा में ही है। प्रोडक्शन भी लार्जेस्ट यहीं पे होगा। ये मिलता कहाँ है, सुकिंदा वैली है ओडिशा के अंदर, उसमें सबसे ज्यादा मिलेगा। यूज इसका होता है स्टेनलेस स्टील जो है उसके अंदर उसको बनाने के लिए, और बैटरीज में तो सभी का ही यूज होगा। फिर तीसरा हम देखेंगे लेड जिंक को, तो ये राजस्थान में सबसे ज्यादा है और यहाँ पर ये जवार माइंस में मिलता है जो कि उदयपुर में है। फोर्थ हमारा है एस्बिस्टोस, ये कहाँ पे मिलेगा? किसी को प्रोनाउंसिएशन पता हो तो इसकी प्लीज सब बता दो। एस्बेस्टस एस्बेस्टस, ओके। देखो ये क्यों जाना जाता है, ये जाना जाता है हाई स्ट्रेंथ के लिए, बहुत ज्यादा मजबूत है, साथ ही में ये हीट फायर केमिकल सबसे रेसिस्टेंट है। मतलब इसका यूज भी कहाँ होगा,
हाँ, तो फायर प्रूफ होगा तो यूज भी इसका होगा सीमेंट वगैरह में, टाइल्स में, और खास करके फायर प्रूफ के जो पैनल्स बनाए जाते हैं उनके अंदर। ये आंध्र प्रदेश में मिलता है, और वो भी पुलिवेंडला, जो कि कडप्पा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। अब एक इम्पोर्टेंट चीज इससे रिलेटेड ये भी है कि ये ना बहुत ही ज्यादा हेल्थ के हजार्ड इससे होते हैं, खासकर जो लंग्स वगैरह में हो गया, या फिर इसके नाम से एक बीमारी भी है जिसको एस्बेस्टोसिस बोला जाता है। और जो मेनली काफी डेवलप कंट्री है उन्होंने इस पे कंप्लीट बैन लगा रखा है, इंडिया ने नहीं लगाया है। तो साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, ये मतलब एक्सेप्शनल हम देख लेंगे। नीचे देखेंगे कि जैसे जापान हो गया, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली, इन सब ने इस पे कंप्लीट बैन लगा रखा है। कुछ और किसी ने सर्च किया हो तो बता दो। नहीं? ओके। क्वेश्चन नंबर 53, which one of the following sculpture invariably used green schist as medium? तो ये बताओ, ये ऐसे मुश्किल सा सवाल है, इसका सीधा आंसर बताऊं या किसी को कुछ बताना है, पूछना है? ठीक है, इसको डायरेक्टली करते हैं। मथुरा वाला यूज करते होंगे ग्रीन सिस्टर। नहीं, ये था गंधारा में। और पहले आंसर को ही चेक कर लेते हैं। तो गांधारा के स्कल्पचर, अब वही मतलब समझ लो आप, बुद्धिज्म अशोका से बहुत ज्यादा रेलिवेंट यहाँ पर हम देखेंगे, क्योंकि अशोक ने ही यहाँ पर ग्रीको रोमन तक अपने जो पिलर्स वगैरह थे वो पहुंचा दिए थे। और गंधारा का जो रीजन था वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, खास करके जो नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान है और फिर ऊपर अफगानिस्तान है, इन दो रीजन में ज्यादातर पाया जाता था। और इसमें हम देखते हैं कि रोमन और ग्रीको, आप समझ रहे हो ना, ऐसे घुंघराले से बाल होंगे, बॉडी जो होगी वो काफी ऐसे बिल्कुल मस्कुलर बनाएंगे कि जैसे जिम जाने वाले थे, तो इस तरीके से था भी वहां पे, क्योंकि जिम्नास्टिक होता भी था रोम्स में। तो जो ओलंपिक वगैरह का जो कनेक्शन है वो बहुत पहले समय से ही वहां पे जिम्नास्टिक का था। तो ब्लेंड हमें ये देखने को मिलेगा, ये याद रहेगा कि इसमें ग्रीन कलर का एज ए मीडियम की तरीके से इस्तेमाल करते थे काफी ज्यादा। अब हम ए से शुरू करते हैं, मौर्या के स्कल्पचर्स को। इनकी क्या थी, बहुत ही हाईली पॉलिश स्टोन वर्क हमें मिलता था इनके अंदर में, और यूजुअली इनमें चुनार सैंडस्टोन का इस्तेमाल होता था। हाँ, चुनार सैंडस्टोन। हाँ, मथुरा में बात करेंगे तो रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल होता था। और मथुरा का रीजन में ही ये है जिसका हम इन्फ्लुएंस फिर दिल्ली वगैरह तक भी देखेंगे। कोई एग्जांपल बताएगा कि रेड सैंडस्टोन का दिल्ली में कोई ऐसा मॉन्यूमेंट जिसमें इस्तेमाल हुआ है? अरे लाल किला है, सब तो रेड सैंडस्टोन ही है। हाँ, जामा वेरी मस्जिद गुड। है। हाँ, तो अगर किसी को एग्जांपल भी देखना है तो ये जो रेड फोर्ट वगैरह मिला है, जामा मस्जिद, इन सभी में रेड इसका इस्तेमाल हुआ। थोड़ा थोड़ा मार्बल का इस्तेमाल हुआ, और मार्बल क्योंकि फिर पर्शिया से मंगवाना पड़ता था, महंगा पड़ता था, तो नहीं होता था इतना इस्तेमाल। अच्छा, ये इससे पहले दिल्ली सल्तनत में भी इनका इस्तेमाल किया जा रहा था, क्योंकि आप लोधी गार्डन वगैरह जब जाएंगे देखेंगे, या फिर लोधी से रिलेटेड या उससे पहले, तो उन्होंने भी रेड सैंडस्टोन से ही काफी इस्तेमाल किया है पत्थर का। और पुराना किला में भी। नाउ बहारूद स्कल्पचर का बात करेंगे तो बहारूद स्तूपा से रेलिवेंट ही है, इसमें भी रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल हुआ है। और ये फेमस क्यों है, क्योंकि इनकी जो रेलिंग्स बनाई गई है वो बहुत ही इंट्रिकेट है, यानी कि बहुत ही महीन किस्म का काम किया गया, उसके ऊपर बहुत डिटेल्ड वर्क किया गया है। चलो 54, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? इडुक्की थर्मल पावर स्टेशन है, साबारीगिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, घाट प्रभा इरिगेशन प्रोजेक्ट, रामगंगा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। बताओ इनमें से ठीक कौन कौन से हैं? देखो, एक को छोड़ के सारे ठीक हैं, और पता नहीं इसमें हमें और कुछ सीखने का है या नहीं है, आप लोग सर्च कर सकते हो, मुझे नहीं लगा। हाँ। तो इदुक्की को देखते हैं, केरला में पाया जाता है। यहाँ पे थर्मल पावर स्टेशन नहीं था, यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था जो कि इदुक्की रिवर पे मिलता है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर साबरीगिरी की, जो कि केरला में ही है। अगेन यहाँ पर भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया गया, और इसमें पंबा रिवर के उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। पंबा फिर और पेरियार रिवर। अच्छा, पेरियार उसमें एक्चुअली पंबा हाँ, था सिर्फ। तो घाट ठीक। प्रभा देखेंगे तो ये कर्नाटका में है, और ये इसका काम यहाँ पर इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए काफी ज्यादा हुआ है। और रामगंगा यूपी में हमें पता है, और ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर अरे बनाया गया। रामगंगा यूपी में नहीं, उत्तराखंड में है। हाँ सॉरी, उत्तराखंड में। पर यूपी में भी तो आती है, नहीं आती है क्या? रामगंगा रिवर आती है ना, हाँ, तो रामगंगा प्रोजेक्ट नहीं ना। पहले, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो मैं करवा रही हूँ, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द टर्म डिस्ट्रिक्ट जज शैल नॉट इंक्लूड, इसका सभी ने आंसर देना है। बताओ क्या होगा? चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन जज, ट्रिब्यूनल जज, चीफ जज ऑफ स्मॉल कोज कोर्ट।
ये डिस्ट्रिक्ट जज ना, ट्राइब्यूनल जज नहीं होगा डिस्ट्रिक्ट जज, सेशन कोर्ट हो ही सकता है, चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट भी हो सकता है। अच्छा, ट्रिब्यूनल क्यों नहीं होगा? नहीं होगा, तीनों ट्रिब्यूनल, तो बाकी तीनों जज लग रहा है कि होगा। ट्राइब्यूनल्स में तो वो होते हैं ना, हाई कोर्ट वाले जाते हैं ना, हाईकोर्ट। रिटायर्ड होते हैं जो। और ये वर्ड। और एक यहाँ से भी समझ में आ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जब ट्रिब्यूनल कभी थे ही नहीं पहले, तो वो हो भी कैसे सकता है? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग तो नहीं होगा, तो यहाँ से भी अकॉर्डिंग टू गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ। यहाँ से भी पकड़ सकते थे। देख लेते हैं और कौन कौन से को माना जाता है। आर्टिकल 200 जो 36 है, उसमें हमें डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में यहाँ पर पैरामीटर दिया है 9 लोगों का। पहला यहाँ पर है यही चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, दूसरा है सेशन जज। और सेशन जज हमें अच्छा, सेशन जज में और सिविल जज में क्या फर्क होता है? सेशन डिस्ट्रिक्ट जज के होते हैं क्रिमिनल, दोनों। हाँ डिस्ट्रिक्ट में क्रिमिनल केसेस लेता नहीं, ये सिद्धांत भाई अच्छे से बताएंगे, बताइए जी लॉ ऑप्शनल, या फिर सौम्या बताएंगी अच्छे से। आप लोग सेशन बोल जज क्यों नहीं रहे हो? क्रिमिनल केसेस लेता सेशन है जज ना। क्रिमिनल जज हाँ होता है, हाँ। क्रिमिनल केसेस को लेता है। तो फिर ये एक ही उसमें बैठते हैं या फिर अलग अलग बैठेंगे कोर्ट में? जैसे सेशन एक ही जज सिविल भी, जैसे क्रिमिनल की जज हो सिविल भी, जब वो सिविल केसेस बैठता है तो उसको मजिस्ट्रेट, जब वो क्रिमिनल जज से बोलता है उसको सेशन जज भी बोलते हैं, और जब सिविल से बोलता है उसका एक टर्म है, मैं भूल रहा हूँ तो हमें बता देगी। डिस्ट्रिक्ट में जो प्रैक्टिस करता है उनको ज्यादा पता है, हम लोग प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो उतना आइडिया नहीं है, पर ऐसे ही रहता है, कुछ है उसका टर्म, फैक्चुअल चीज है वो, कोई ऐसा वो नहीं, देख लेगा कोई भी। ठीक है ठीक है। नंबर 3, बट पॉइंट यहाँ से यही निकला है कि दोनों एक इंसान हो सकता है। चीफ जज ऑफ स्मॉल कॉज कोर्ट, यहाँ पे फिर फोर्थ देखेंगे, जज ऑफ ए सिटी सिविल कोर्ट हो सकता है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जो है ये होगा। जॉइंट डिस्ट्रिक्ट जज बन सकता है। असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज बन सकता है। फिर यहाँ पर एडिशनल सेशन जज होगा, असिस्टेंट सेशन जज हो सकता है। यहाँ से आगे देव, अब आपकी बारी है। मैं स्क्रीन आप बंद करूँ या ऐसे ही चलेंगे? नहीं नहीं, बंद करो आप। ओके, जस्ट हो गया है ना? नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ, हाँ हो गया। अब हो गया होगा। डिस्ट्रिक्ट जज का आर्टिकल एक बार रिपीट कर। T263। नहीं, 226। ओके। 236A। क्या मैं गलत बोल रही हूँ क्या? एक सेकेंड, हाँ 236A लिख रखा है। 236A। 236A। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द 8 5 year प्लान इज डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर वंस। कैसे डिफरेंट था? तो पहला ऑप्शन है, इट हैज द कंसिडरेबल लार्जर आउटले कंपेयर टू द अर्लियर प्लान्स। It has the major thrust on the agriculture and rural development. Considerable emphasis on the placed on the infrastructure growth. Industrial licensing has been abolished. क्या होगा इसका आंसर? आई थिंक सी होना चाहिए, क्योंकि मतलब एग्रीकल्चर पे तो वो पहले 4-5 में ही काम पे आ गए थे। हाँ मुझे तो लग रहा यही, है। हाँ यही होगा आंसर। इसमें ऐसा कुछ ज्यादा था नहीं तो मैंने इसको ज्यादा कुछ कवर नहीं किया। आसानी The, वाले बोलो। हाँ, the Sufi saint who maintained the devotional music was one of the way coming closer to the God. ये कौन बोले हैं ऐसा जो मेंटेन मोहद्दीन करते थे? चिश्ती। पहला ऑप्शन मोहिउद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, सैयद मोहम्मद, गैस दराज एंड शाह आलम बुखारी। तो मोहद्दीन चिश्ती। हाँ मोहिउद्दीन चिश्ती। अब इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो मोहिउद्दीन चिश्ती का टाइमलाइन है 1141 से लेके 1236 सी तक, ठीक है। ये सूफी का फाउंडर भी बोले जाते हैं, ठीक है। चिश्ती सूफी ऑर्डर इन इंडिया, और एसोसिएटेड है अजमेर शरीफ जो दरगाह है राजस्थान में, वहां से है, ठीक है। इंडिया में 12th सेंचुरी में आए थे। और दूसरा ऑप्शन था बाबा फरीद था ना, ऑल्सो नोन एज फरीद उद्दीन जन, हाँ फरीद उद्दीन जन सकर,
ठीक है। प्रोमिनेंट चिश्ती सेंट हु पोएट्रीज इंक्लूड इन द गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है। गुरु ग्रंथ साहिब में बाबा फरीद का इंक्लूडेड है, ठीक है। टाइम पीरियड ये है लगभग, तो ये क्या कह सकते हैं, ये दोनों कंटेम्परेरी थे, हाँ थे ही लगभग, ठीक है। हाँ और हाँ, और ये पंजाब में रहे हैं, जो कि अभी पाकिस्तान में चला गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है अच्छा, इसको सैयद ना मोहम्मद। इसको एक इजी वे है याद रखने का। पंजाब में एक लोकेशन है फरीदपुर के नाम से, हाँ तो वैसे फरीद, याद रखते हैं बाबा फरीद, वहीं से फरीदपुर, या तो हो सकता है कि इन्हीं के नाम से पड़ा हो, पता नहीं, और हाँ इससे याद रह जाएगा। हाँ। नेक्स्ट वन है सैयद मोहम्मद गेसुदराज, ठीक है। जेसुदराज या गेसुदराज, ठीक है। इनका टाइम पीरियड है 1321 से लेके 1422 तक, ठीक है। ये ऑल्सो नोन एज द बंद बंदनवाज, हम्म, बंदनवाज, ठीक है। सूफी सेंट ऑफ द चिश्ती ऑर्डर, ठीक है। दरगाह लोकेटेड इन गुलबर्गा में है इनका, ठीक है। गुलबर्गा और किसी चीज के लिए फेमस है, किसकी कैपिटल थी गुलबर्गा? बहुमनी सुल्तान। हाँ, बहमनी सुल्तान का कैपिटल था। और उसके बाद नेक्स्ट वन है शाह आलम बुखारी, तो ये सूफी संत जो गुजरात से, ठीक है, एसोसिएटेड विद द शाह आलम दरगाह अहमदाबाद में है, ठीक है। इसके अलावा और कोई इसमें जानकारी था नहीं। अच्छा, थोड़ा सा ना सूफीज के बारे में मैं बताऊं। हाँ बताओ। सूफीज क्या होते थे ना कि मतलब खैर ये तो पुराने ही हैं बहुत, ये वहीं से निकले थे, पर्शियन और सऊदी अरेबिया से ही। और ये वो लोग थे जो एक्चुअली में जो रिजिड इस्लाम है उसको इतना ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो इनके हाँ, जैसे चिश्ती एक घराना हो गया, जैसे हम देखते हैं वैसे ही चिश्ती होते थे, और भी बहुत सारे थे, नाम याद नहीं आ रहे अब। और सूफी का मतलब होता था प्योर, मतलब व्हाइट कलर को, क्योंकि ये व्हाइट ही हाँ, कपड़े पहनते थे। तो ये भी इनसे रिलेटेड था। इंडिया में ये आए थे, इनको पेट्रोनेज दी गई थी, काफी सारे अकबर वगैरह बहुत इनको पसंद करते थे। और एक सूफी संत थे जिन्होंने फिर अपने बेटे का नाम भी जो उनके ही नाम पे उन्होंने रखा, जो ये रिलेटेड आपने बताया था ना, वो सेकंड वाला ऑप्शन बताया था। और सूफीज के बारे में इनका सिलसिला एक होता था। सिलसिला का मतलब था कि ये लोग जहाँ पे एक हाउस बना के रहते, काइंड ऑफ आश्रम, ठीक है। जहांगीर का भी नाम तो किसी सूफी संत के ऊपर है ना, अकबर ने रखा है। हाँ वही बता रही हूँ ना, उनका जो हम्म, पहले वाला नाम था जहांगीर, तो उसने राजा बनने के बाद अपना रखा। हम्म, क्या था ना उसका नाम पहले वाला? भूल रहा फरीद हूँ मैं खान, नाम। फरीद नहीं खान था नहीं क्या? नहीं 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 नहीं, फरीद खान था। नहीं, नहीं ना, हाँ कुछ और था, ठीक है। पता नहीं क्यों याद जल्दी, नहीं आ रहा है, बहुत इजी सा नाम हाँ था। उनकी वो अनारकली के साथ भी तो था वो। चलो जो भी था, बस हाँ यही था। मतलब सिलसिला मतलब आश्रम टाइप था, उसमें ये रहते थे। हाँ बहुत ज्यादा लैंड वगैरह ये सब ये एक्सेप्ट नहीं करते थे, और इनको लगता था कि हम नाचेंगे और गाएंगे, मतलब गाते भी थे नाचते भी थे, सेम लाइक सूफी संत, हाँ सॉरी, हमारे जो भक्ति संत होते थे उन्हीं की तरह। बस ये एक जगह पे हाँ। रहते थे और अपना चेन सिस्टम बना के चलते थे कि ये ओके, हम यहाँ पे सबसे बड़े हैं, फिर हमारे नीचे कोई होगा, फिर वहां पे कोई होगा, ठीक हाँ, है, आगे इसी बढ़ो। से सेम रिलेटेड दो कंसेप्ट है, एक बेसुरा है, ठीक है। बेसुरा हम्म और एक बासरा है, ठीक है। तो हम्म बेसुरा है ये कुरान वगैरह में बिलीव नहीं करता है, ठीक है। और बासरा है जो करता है। ओके। उसके बाद है विच ऑफ द जहांगीर का फॉलोइंग। ओरिजिनल नेम मोहम्मद मोहम्मद सलीम, नूरुद्दीन हाँ मोहम्मद सलीम। सलीम, हाँ, सलीम 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 चिश्ती के सलीम नाम था। पे ही, हाँ सलीम हाँ चिश्ती के नाम पे उसका नाम रखा था। और ये दरगाह आपने जो ऊपर बताई नहीं थी, कहाँ की दरगाह थी वो भी, उसी में था वो, मतलब सलीम चिश्ती जो थे। और अकबर उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, और वो वहां पे सलीम को मांगने जाते थे, मतलब अकबर को बेटा नहीं था तो वो बार बार वहां पे जाते थे, और तब उनको हुआ तो उन्हीं के नाम से रख दिया। हाँ, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ द कंडीशन नेसेसरी फॉर द गुड कल्टीवेशन ऑफ व्हीट। व्हीट के लिए कौन सा है, क्या होगा जी आंसर? मॉडरेट टेम्परेचर, अब वीट मॉडरेट के लिए रेनफॉल मतलब उसमें और टेम्परेचर में मॉडरेट ही होना चाहिए। हाँ सेमी तो एरिड ये एरिया में होता है हाँ ना। हाँ हाँ, ठीक है। तो ये इसका ए आंसर हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा ये किधर किधर है। मॉडरेट टेम्परेचर रीजन फाउंड इन द टेम्परेट ग्रासलैंड, ठीक है, लाइक पंपास। पंपास कहाँ पे है? अर्जेंटीना में, साउथ साउथ अमेरिका में, ठीक है। और स्टेपीज में, ठीक है। स्टेपीज कहाँ है? यूरोप में? स्टेपीज यूरोप में है, हाँ। ओके। उसके बाद है स्टेपीज में ही तो वो यूक्रेन का वगैरह है ना, जो वहाँ बहुत ज्यादा गेहूं का वन ऑफ हाईएस्ट। हाईएस्ट प्रोडक्शन। हाँ। हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल किधर है? कॉमन इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नियर टू द इक्वेटर, अमेजोन जैसा। हाई हाई टेम्परेचर एंड मॉडरेट रेनफॉल कहाँ होता है? सवन्नाज में होता है, ज्यादा टेम्परेचर भी होता है और मॉडरेट रेनफॉल होता है, ठीक है। लो टेम्परेचर एंड लो रेनफॉल कहाँ होता है? पोलर रीजन में होता है, टेम्परेचर भी कम है और रेनफॉल भी कम होता है, ठीक है।
और इंडिया में वीट का बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता है वीट का? पंजाब। यूपी। सेकंड पंजाब, फिर हरियाणा। सेकेंड पंजाब। सर श्योर हो ना? नहीं, श्योर नहीं। उसके बाद हरियाणा। यार सर्च ही कर लेते हैं, रुको। उत्तर प्रदेश है, उसके बाद एमपी है यार, पंजाब नहीं है, ठीक है। एमपी है फिर पंजाब है। ओके। और इसे फिर राइस का देख लेते हैं। राइस का सबसे ज्यादा कौन है? पंजाब। राइस का तो वेस्ट बंगाल होगा, 20 से ज्यादा वहाँ पे वैरायटीज मिलती हैं। हाँ, उसके बाद वेस्ट बंगाल के बाद यूपी। बिहार। नहीं नहीं, यूपी, ठीक है। यूपी के बाद फिर पंजाब है। पंजाब तीसरे नंबर पे है, डिस्पाइट कि यहाँ पे वैसा नहीं है, एग्रीकल्चर है, मतलब इन्वायरमेंट वगैरह नहीं है, क्लाइमेट। पानी नहीं है बेसिकली। हाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर भैया द इलेक्शन? हाँ वीट प्रोडक्शन है ना, लार्जेस्ट एरिया वाइज है यूपी, देन एमपी, देन पंजाब, लेकिन हाँ, प्रोडक्शन वाइज है यूपी, पंजाब, देन हरियाणा। ओके। प्रोडक्शन वाइज, ओके। हाँ, यूपी, पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है। हरियाणा। हाँ, थैंक यू। हाँ, which one of the following is the part of the electoral college for the election of the president of India but does not part of the impeachment का नहीं है, ठीक है। तो ये लेजिस्लेटिव असेंबली वाले हो जाएंगे, ठीक है। डी हो जाना चाहिए। काउंसिल कैसे होंगी? अरे काउंसिल तो सी में ऑप्शन है, लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। लोकसभा होता है, ठीक है, राज्यसभा भी होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। तो लोकसभा का इलेक्टेड मेंबर करता है, ठीक है। राज्यसभा का इलेक्टेड करता है, इलेक्टेड मेंबर, और स्टेट असेंबली करता है, ठीक है। और इम्पीचमेंट में कौन कौन करता है? और प्रेसिडेंट ही है एक ऐसा पोस्ट है जिसका इम्पीचमेंट होता है, इसके अलावा इंडिया में कोई ऐसा पोस्ट नहीं है जिसका इम्पीचमेंट हो। तो इम्पीचमेंट में क्या करता है, लोकसभा के सभी मेंबर्स करते हैं, ठीक है। पहले तो एंग्लो इंडियन थे, तब वो भी खत्म हो गया, तो मतलब अभी इलेक्टेड मेंबर ही। और राज्यसभा के नॉमिनेटेड भी करते हैं और प्लस इलेक्टेड दोनों करते हैं। हाँ। अब सेम कंडीशन हम देखें वाइस प्रेसिडेंट का, तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन प्रेसिडेंट ये पार्टिसिपेट करता है? अच्छा, ये भी तो बताओ ना कि इनका जो इलेक्टेड एंड impeachment process नॉमिनेटेड होता है। एमपीज। हाँ, क्या कह, एक सेकंड, हाँ क्या मैं कह रही है मैं अनु बोल आप? रही थी कि ये भी था ना कि इनकी जो इम्पीचमेंट होती है वो सबसे मुश्किल वाली मेजोरिटी होती है, मतलब उसमें हाँ एब्सोल्यूट मेजोरिटी भी चाहिए और साथ में वो भी चाहिए, हाँ, क्या मतलब कि मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होता है? 50% +1, ठीक है, इतना भी चाहिए। और जो प्रेजेंट और जो वोटिंग रहेगा वो 2/3 होना चाहिए, मतलब इससे ज्यादा होना ही चाहिए। ऑफ टोटल हाउस स्ट्रेंथ। हाँ, टोटल हाउस से, हाँ। उसके बाद है व्हाट इज द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? आई थिंक वैकेंसीज को भी माइनस नहीं किया जाता है। नहीं। वो इफेक्टिव मेजोरिटी है, माइनस करना। हाँ हाँ, बिल्कुल। हाँ, अब अभी हम स्किप हो जा रहा था। अभी वाइस प्रेसिडेंट के में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है ये बताना है आपको। वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। हाँ, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट वन है व्हाट इज द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन द पंचायत राज सेटअप, ठीक है। तो क्या है? सिंगल टायर स्ट्रक्चर विथ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट लोकल लेवल, एट विलेज लेवल। ये होगा? नहीं होगा, ठीक है। 2 टायर सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये भी नहीं होगा। 3 टायर होगा। हाँ, 3 टायर लोकल, हाँ ठीक है, तो ये सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड है जो जो कमेटी था, ठीक है, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बता दे रहा हूँ, ठीक है। बीए सीजीएल, ठीक है। तो बीए से सबसे पहले है बलवंत राय मेहता, ठीक है। और फिर है अशोक मेहता कमेटी। सी से किसी को नाम याद आ रहा है? किसी को नहीं याद आ रहा है? उसके बाद एल से है एल.एम. सिंघवी कमेटी, जो लेटेस्ट में था, ठीक है। वन मोर, जीवीके राव, कुछ जीवीके राव। हाँ, ये वाला जी से जी के भी राव कमेटी है। और सी से क्या होगा कुछ? एक सेकंड, कोई देखो, सर्च करो।
मतलब ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, ठीक है। और जो देव बलवंत राय मेहता है वो हाँ 3 टायर का दिए थे। हाँ बोलिए। मैं कह रही हूँ इसको मिटाना मत, आप मिटो रहे हो ना, तो फिर शेयर करेंगे तो फिर याद रह जाएगा निमोनिक्स के साथ यहाँ पे। हाँ ऐसे इसको और बता दे रहा हूँ मैं। बीए आदमी सीजीएल का एग्जाम देना चाहेगा तो पहले उसको बीए पास करना पड़ेगा, बैचलर ऑफ आर्ट्स चाहे बैचलर ऑफ साइंस जो भी है, फिर ये सीजीएल, ठीक है। सी से कोई नाम नहीं बता पाया यार, सब लोग 10-15 लोग हो, सब बैठे हो चुपचाप। थुंगन कमेटी दिखा रहा है भैया गूगल में। वो एक्चुअली भैया वो निमोनिक बैग्स टीजी भी हो सकते हैं, BAGS TG, टोटल 6 कमिटीज है। ये गलत है। बैग कौन गलत है? ये ऐसे मतलब है ना, बैग ऑफ LT गार्ड गिल, अरे ऐसे। भाई तो वो आपका निमोनिक्स हो सकता है ना, दूसरा का अलग भी तो हो सकता है। नो ठीक है नो, अपना। जीवी की फर्स्ट आता है, उसके बाद सिंघवी आता है। आपने सिंघवी लेटर बोला। मैं ये सिंगवी मेरा तो 1985 है। अरे ये सही है यार, इस पे मैं अच्छे से डिटेल्स बना रखा हूँ, ठीक है, मैं ओके। शेयर कर दूंगा ग्रुप में। अच्छा, इसको सिंघवी को लिख तो दीजिए फिर। एलएम सिंघवी लिखा तो एलएम। अच्छा हाँ, लास्ट में सी वाला किसी को नहीं याद आया यार, सर्च नहीं किया। एक पूजा को थुंगन कमेटी है, बट वो सी वाले में फिट होगा कि नहीं वो तो भैया का निमोनिक जाने। थंगन कमेटी टाइम 1988 है। ए भगवान, ठीक है रहने दो यार, टाइम खत्म हो गया। हम टाइम और अभी 10 क्वेश्चन बचा हुआ है। करो करो। हाँ, मुगल पेंटिंग रिच जेनिथ अंडर द जहांगीर, आसमानी। हुमायूं, अकबर, शाहजहां, क्या होगा? शाहजहां में तो देखो शाहजहां। स्ट्रक्चर जो था ना वो था, नहीं शाहजहां में नहीं होना चाहिए क्योंकि शाहजहां हाँ बहुत ज्यादा हाँ, मोमेंट। जहांगीर के समय होगा, ठीक है। और अकबर है ना, जो पहला मतलब कि ये खोला था, क्या बोलते हैं, कौन सा पेंट खाना, क्या कहते हैं उसको, कुछ ऐसा नाम था ना। नहीं याद आ रहा। अरे यार पिक्चर खाना नहीं, पिक्चर को क्या बोलते हैं? इबादत खाना। हाँ, इबादत नहीं इबादत खाना में तो प्रे करते थे, एक कुछ हाँ नाम वो था भी यार। अकबर ने खोला था। हाँ इबादत। अब हाँ बोल लो क्या नाम था। चलो चलो, नहीं याद आ रहा। ओके ठीक है, नहीं याद आ रहा है। और जो अकबर में जो 3 फेमस पेंटर थे उनका शॉर्ट फॉर्म है बीकेडी, ठीक है, सब समझ ही गए होगे, समझदार इंसान तो हो ही, ठीक है। और बीकेडी का मैं बता दे रहा हूँ नाम क्या है। बीकेडी ये शॉर्ट फॉर्म है, मतलब ट्रिक वाला। तो बी से है बसावना, उसके बाद है के से केसुदारा, और दे से है दसवंत, ठीक है। लिख दीजिए ना। कहाँ इधर लिखाएगा यार, ठीक है मैं आपको भेज दूंगा यार। जहांगीर का है जहांगीर का है एमबीए, ठीक है। जहांगीर के समय में जो 3 थे टॉप 3 पेंटर, उनका मतलब वो एमबीए पास थे, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। तो एम से है मंसूर अली, ए से अब्दुल हसन। भैया वो बसवाना कालाचूरी डायनेस्टी में है ना? ये नहीं पता भाई मुझे। अब हम इसका टाइम पीरियड देख लेते हैं थोड़ा सा हुमायूं के बारे में। तो 1530 से 1540 तक रहे हैं, और 1555 से 1556 मतलब ये मतलब दोबारा आए तब, ठीक है। सगोल ये है सेकेंड मुगल एम्परर थे। और इसके बारे में इनकी जो बहन थी गुलबदन बेगम, उनकी हुमायूंनामा लिखी है, ठीक है। और इनकी नेक्स्ट जो वन है वाइफ है हमीदा बानो, उन्होंने ये जो हुमायूं टॉम्ब है वो बनवाया था आफ्टर हिज ओके डेथ हो। ओके। अकबर के बारे में देखते हैं। थर्ड एम्परर थे, 9 साल मतलब 9 साल की उम्र में इनका राजगद्दी बैरम खान ने किया था ना, राज सिंहासन। और उसके बाद है प्रमोटेड रिलीजियस टॉलरेंस, ठीक है, दीन इलाही वगैरह, ठीक है। खुद का रिलीजन था इसका, दीन इलाही। हाँ दीन इलाही ये थियोलॉजी था, रिलीजन नहीं था, ठीक है। और रिलीजन का कुछ और नाम था, ये दीन इलाही थियोलॉजी है, ठीक है। उसके बाद है जहांगीर 1605 से 1627 में 4th एम्परर है, नोन फॉर हिज लव एंड आर्ट जस्टिस स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। शाहजहां के बारे में जानते हो, 5th है, ताजमहल बनवाया इन्होंने, रेड फोर्ट बनवाया। और इनमें से कौन था ये दोनों किंग में से जो अपना मकबरा खुद ही बनवा लिया लाहौर में, क्योंकि उसको भरोसा था कि मेरा बेटा तो बनाने से रहा। कोई बताएगा? शाहजहां। हाँ शायद यार ये शाहजहां। उसने भी किया था सेम टू सेम, बाबर ने भी। मतलब ऐसा नहीं कि बेटा नहीं बनवाएगा, बट उसको क्योंकि वहीं पे मरना था या उसको वो एरिया अरे बहुत मैं वो पसंद था। मजाक कर रहा था यार, ऐसा कुछ नहीं था, मतलब वो बनवा लिया। अच्छा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट क्रॉप ऑफ द, ये जो उसके बाद मतलब छाल से निकलता है, ठीक है, किसी की छाल से, मतलब कि वो जो पौधा है उसके छाल से, तो ये जूट होगा, ठीक है, आंसर इससे जूट होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि जूट किधर में, बराक आंसर वैली ये पूछ रहे हैं, बार्क नहीं है, बराक है। बार्क बरक, हाँ बार्क बरक, 62। बराक वैली होनी चाहिए ना यहाँ पे बिहार की तरफ, मतलब एक छत्तीसगढ़ की सेकंड, जगह ये पर। बराक, ओके ओके, ठीक है ठीक है, ये बराक था, ये फिर ये टी होगा ना, क्या होगा इसका, बराक मतलब क्या होता है फिर? बराक वैली बोल रहा है, मतलब ओके, वैली बराक समझ वैली, लो। ठीक, हाँ हाँ। ठीक है असम में वैली, है हाँ, ये। ठीक है आसाम सॉरी, का साउदर्न हाँ, साउदर्न मोस्ट रीजन है वो। ओके ओके, बराक वैली, सॉरी माफ करना। तो ये टी है, ठीक है इसका आंसर। अब देखते हैं कि जूट के लिए क्या चाहिए। तो ये खरीफ क्रॉप है, ठीक है, एलुवियल सॉइल में होता है, गुड वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है, टेम्परेचर इसके लिए चाहिए कितना, 24 से 37 डिग्री सेल्सियस चाहिए, रेनफॉल कितना होता है 150 से 200 सेंटीमीटर, हाई रेनफॉल, ठीक है। रीजन कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है, बिहार में है, असम में है, सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर इसका है बंगाल में, और इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्लोबली, ठीक है। टी का है पेरेनियल क्रॉप है, ठीक है, जो इसको सॉइल चाहिए एसिडिक एंड बेल ड्रेन सॉइल चाहिए, रिच इन ऑर्गेनिक मैटर चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर इसको 20 से 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए, रेनफॉल कितना चाहिए 150 से 300 सेंटीमीटर, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल बारिश होना चाहिए। कहाँ मिलता है भैया ये, मतलब असम में, वेस्ट बंगाल में, ठीक है, और तमिलनाडु में। और दार्जिलिंग टी था जो फर्स्ट जीआई टैग मिला था इसको, है ना। हम्म। और दार्जिलिंग है कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में है ना, इसका लिखा आंसर तो है। क्या होगा? अरे तो हुआ तो दार्जिलिंग टी बराक वैली टी होगा ना इसका आंसर। अब नहीं, बराक झूठ हो बराक गया। रिवर का नाम है, बराक नदी है। हाँ, बराक नदी भी है, हाँ बिल्कुल है। आंसर झूठ होगा। ब्रह्म गूगल पे देखो। नहीं नहीं, वो समझ गया, जो मैं समझा ना, गूगल वही समझ रहा है, ठीक है। उसके छाल से निकालते हैं, वो बराक वैली बोला ना, ठीक है। उसके बाद है ग्लोबल स्टेटस सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ग्लोबली है, ठीक है, और एक्सपोर्ट वगैरह का पता नहीं, स्टेटस में लिखा नहीं। शुगर केन है, शुगर केन ट्रॉपिकल क्रॉप है, ग्रोन इन द बोथ खरीफ एंड रबी सीजन, दोनों में होता है, ठीक है। सॉइल कैसे चाहिए, डीप फर्टाइल लोमी और ब्लैक सॉइल विथ गुड ड्रेनेज, ये ड्रेनेज होना चाहिए। टेम्परेचर इसको कितना चाहिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल कितना चाहिए 70 टू 150 सेंटीमीटर, मॉडरेट टू हाई। रीजन कहाँ, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, ठीक है। अब इसमें हम शुगर केन से इंफॉर्मेशन थोड़ा सा ले लेते हैं कि सबसे ज्यादा जो शुगर केन का प्रोड्यूसर है, शुगर केन का प्रोड्यूसर है वो यूपी है, ठीक है, यूपी है शुगर केन का। और जो शुगर का सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर है वो महाराष्ट्र है, ठीक है। तो शुगर केन का है, तो वो इस शुगर केन से हम इथेनॉल बना ले रहे हैं। और पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा जो शुगर का प्रोड्यूसर है, मतलब शुगर केन का, वो इंडिया है, लेकिन शुगर का प्रोड्यूसर कौन है, ब्राजील है। हाँ, ब्राजील। उसके बाद है कॉटन। कॉटन क्या है, खरीफ क्रॉप है, ब्लैक सॉइल में होता है, ठीक है, जिसको रेगुलर सॉइल भी कहते हैं। टेम्परेचर इसको कितना चाहिए 25 टू 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए, रेनफॉल इसको 50 से 100 सेंटीमीटर चाहिए, मॉडरेट रेनफॉल, ठीक है। रीजन गुजरात में होता है, महाराष्ट्र में होता है, तेलंगाना में होता है। सबसे ज्यादा कॉटन का प्रोड्यूस कौन करता है, महाराष्ट्र करता है। ग्लोबल ग्लोबल स्टेटस का इंडिया इज द वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसर ग्लोबली। तो जूट और इसमें कॉटन में हम फर्स्ट है, और शुगर केन और टी में सेकंड है, और टी जो कि हमारा खुद का था, अभी नहीं इंट्रोड्यूस किया गया था। हाँ, कंसीडर द फ्लोइंग प्रोग्राम अफॉरेस्टेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द वेटलैंड, क्या सॉरी वेस्टलैंड, reforestation and replantation in existing forest, encouraging the wood substitute and supplying other type of fuel, promoting the wide use of insecticides and pesticide to resist the loss of the forest area from the degradation caused by pests and insects. The national forest policy क्या क्या इंक्लूड किया है? आई थिंक 4 नहीं होगा, और सारे होंगे। तो इसका आंसर आपने बिल्कुल सही बोला कि ये सारा है, ये चौथा नहीं है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल्स में कुछ नहीं लिखा हूँ क्योंकि मुझे रेलिवेंस लगा नहीं। अब मैं बता देती हूँ।
हाँ क्यों नहीं करते इंसेक्टिसाइड को? क्योंकि देखो जब ये नहीं होंगे, मान लो इंसेक्टिसाइड वगैरह पेस्ट नहीं होंगे, तो फिर जो जर्मिनेशन का प्रोसीजर है वो हो ही नहीं पाएगा और फॉरेस्ट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। तो अगर हम उसको मार देंगे तो वो कम होंगे। ये पेस्टिसाइड वगैरह फसल वगैरह को खराब करते हैं, बट फॉरेस्ट में इनका होना बहुत इंपॉर्टेंट है इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, सो दैट बैलेंस बना रहे। ठीक है। Consider the following statement. No one can be compelled to sing the national anthem since it will violate the right to freedom of speech and expression. It will violate the right to freedom of the conscience and practices of the propagation of a religion. There is no legal provision obligating anyone to sing national anthem. आपको बताना है इसका आंसर भैया क्या होगा। टू तो नहीं होना चाहिए क्योंकि रिलीजन से रिलेटेड तो नहीं है। 1 and 3 ऑप्शन में नहीं है। डी। आप लोग बोलो भाई। मुझे भी लग रहा है 2 नहीं होना चाहिए क्योंकि नेशनल एंथम और रिलीजन का कोई ये कनेक्शन ही नहीं आ रहा। और बाकी 1 and 2 तो सही लग रहा है क्योंकि इट विल बी वायलेटिव ऑफ द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और तीसरा मतलब ऑब्लिगेशन जैसा कोई है ही नहीं, लीगल ऑब्लिगेशन। नेशनल एंथम फंडामेंटल ड्यूटीज में आता है ना, वो तो स्टेटमेंट ऑन गलत सही कैसे होगा? आई थिंक फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच फंडामेंटल राइट है। नहीं तो मतलब ऑब्लिगेशन नहीं है ना कि अगर मतलब नेशनल एंथम अगर कोई कंपेल नहीं सिंग कर रहा तो ऐसा हो भी नहीं सकता कि इसका फ्रीडम नहीं, बात ये नहीं है। बात ये है कि आपके ऊपर मॉरल ड्यूटी तो है बट लीगल नहीं है। लीगल को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, बना भी दिया होगा शायद उन्होंने, वो भी नेशनल फ्लैग से रिलेटेड तो उन्होंने बना दिया था, क्योंकि नेशनल ड्यूटी को जब वर्ना कमेटी आती है और सरदार सवन सिंह कमेटी बनती है ना, तो सरदार सवन सिंह कमेटी आई गेस वही याद आ रहा है मुझे कि उसी ने बोला था कि फंडामेंटल ड्यूटीज को बना देते हैं। फिर वर्मा कमेटी जब आती है तो वो बोलती है कि इनको लेजिस्लेट भी किया जा सकता है। तो लेजिस्लेट में फिर उन्होंने कुछ बनाया था नेशनल फ्लैग कोड, सब उसमें कि आप ऐसे ऐसे रखो। 1971 फ्लैग कोड। अच्छा, तो मुझे पर ये पक्का नहीं पता कि उसमें नेशनल एंथम है या नहीं है। तो ठीक है, अब हम आंसर पे आते हैं। इसका तीनों आंसर सही है। जो सेकेंड स्टेटमेंट को आप लोग गलत कह रहे हो, तो जो सेकेंड स्टेटमेंट है, कंपल्सन टू सिंग द नेशनल एंथम मे बी इन्फ्रिंज इन आर्टिकल 25, ठीक है, विच गारंटी द फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस एंड द राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन। मतलब कि उसको आर्टिकल 25 के अंदर ले लिया है कि किसी के हो सकता है नेशनली आदमी हो तो उसके लिए हो वो चीज। फ्लैग को देखो, फ्लैग ये नेशनल एंथम गाना कंपल्सन नहीं है, लेकिन आप उसका है ना मजाक नहीं उड़ा सकते हैं, उस पे लेजिस्लेशन है। अच्छा, हो सकता है कि आप मजाक नहीं उड़ा सकते हैं। तो जैसे आप किसी हेलो, हाँ आ रही है। मतलब आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। नेशनल एंथम हो गया या फ्लैग से रिलेटेड कोई भी चीज है। सुप्रीम कोर्ट का केस था, जुआवा विटनेस केरला का एक क्रिश्चियन कम्युनिटी है, उन्होंने बोला कि बच्चा था कम्युनिटी का, वो आपकी आवाज नहीं आ रही है सर अच्छे से। दोबारा से बोल के देखिए ना एक बार। क्या कुछ बोल रहे थे ना सिद्धांत? मुझे याद आ रहा है कि इससे रिलेवेंट एक नहीं पूछा जा सकता है। हाँ आ रही है। हाँ, जुआवा विटनेस करके एक केस था, केरला का एक क्रिश्चियन कम्युनिटी है, उसका एक बच्चा था, वो स्कूल में गया और नेशनल एंथम नहीं पढ़ रहा था, तो स्कूल वाले उसको निकाल दिए। तो वो गया केस लड़ने अपना, तो वो उसका एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में है कि वो सिर्फ अपने ही भगवान को मानेंगे और किसी को नहीं वो मानेंगे, ऐसा कुछ था उनका रीजन। तो उस केस के बाद से ये हुआ कि रिलीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेशनल एंथम से। आपका अगर एसेंशियल प्रैक्टिस में है कि नहीं, हम सिर्फ जैसे हम किसी और के सामने नहीं झुकेंगे, सिर्फ अपने भगवान के सामने झुकेंगे, उनका वो था, तो उनको वो चुपचाप रह सकते हैं, नेशनल एंथम नहीं गाना है उनको। ये जुआवा विटनेस करके अभी एक बम भी फोड़े थे सब केरला में, फिर से न्यूज में आए थे ये लोग अभी रिसेंटली। तो जुआवा नहीं, आप कंप्लीट कर लीजिए पहले। हाँ हो गया, मैं बस बता रहा था रिलीजन का कैसे एंगल आता है।
और ये जो लीगल प्रोविजन नहीं है, ये ऐसे याद आ रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी बहुत बड़ा इशू हो रहा था जब वहाँ पे लोग नहीं गा रहे थे, तो मतलब ऐसे सोशल मीडिया पे उनको बोला जा रहा था क्यों नहीं गाते हो स्कूल्स वगैरह में, तो फिर ये वहाँ पे भी था कि लीगली आप नहीं किसी को कर सकते। ठीक है। द टर्म सिनेमा हॉल में, एक मिनट, सिनेमा हॉल में गाना जरूरी है? आजकल तो मूवी के पहले, मूवी के बाद भी चला रहे हैं नहीं देशभक्ति गाने। नहीं नहीं, वो कंपल्सरी पहले था, लोग किया था, लेकिन उस पे केस हुआ तो अब वो बोल दिया है नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, जिसका मन है बैठे रह सकता है, जिसका मन है नहीं गाएगा, कोई दिक्कत। एक और इम्पोर्टेंट बात याद आ रही है, अभी अभी किसी ने न्यूज पढ़ी थी वो गवर्नर से रिलेटेड कि उन्होंने अपनी वो जो स्पीच होती है मोशन ऑफ थैंक्स हाँ वो हाँ, दिया ही नहीं क्योंकि उनके पे नेशनल वो एंथम नहीं तमिलनाडु में होता। हुआ था। तमिलनाडु वाला, हाँ। तो मतलब वहां पे होना चाहिए एज अ कन्वेंशन है या फिर लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में? कन्वेंशन भी नहीं है, कहीं पे होता है। जैसे नागालैंड में पहली बार अभी 2021 में ये पहली बार नेशनल एंथम वो सिंग किया गया था। तो ऐसा कोई अच्छा, क्लियर कट कन्वेंशन नहीं है। त्रिपुरा में 2018 में किया गया था, was played national anthem first time in Tripura Assembly। ओके। तो वो ठीक है, पहले तमिलनाडु में क्या है ना कि पहले इस स्पीच के पहले वो स्टेट एंथम पढ़ते हैं, मतलब वो सिंग करेंगे, फिर आखिरी में वो नेशनल एंथम का था। और गवर्नर का कहना था कि नहीं, मतलब इट शुड बी डन एट द बिगिनिंग। इसी पे कंट्रोवर्सी था तो उठ के चले गए थे। तो प्रेसिडेंट के केस में भी यही होता है कि शुरुआत और आखिर दोनों में गाया जाएगा। चलो, The term upbrams was used in the medieval Sanskrit text to denote, बताइए क्या होगा इसका आंसर? Outcasted among the Rajput, deviation from the Vedic rituals, early forms of some modern Indian language, non-Sanskrit versus matters। ये सी होगा क्या? हाँ, early forms of the modern Indian language, ठीक है, ओके, upbram। मैं बताऊं कैसे याद आ रहा है मुझे, क्योंकि ये जो शब्द अपा होता है ना, इसका मतलब होता है मतलब आधा, काइंड ऑफ अर्ध करके कि स्टार्टिंग वाला, और भ्रंशा तो फिर भाषा से रिलेटेड लग रहा है। अपभ्रंश मतलब बेसिकली होता है विकृत रूप, खराब। अच्छा, नहीं, आधा अधूरा। मतलब उसी का, हाँ। हाँ हाँ, मतलब जैसे हिंदी को बिगाड़ के हरियाणवी बना दिया, कुछ ऐसे बना दिया। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से मैच करना है करेक्टली कि, तो सबसे पहले है विशाखा दत्ता, ठीक है, और फिर बराहमिहिर है, चरक है, ठीक है, ब्रह्मगुप्त है। तो सबसे आसान चरक। इसमें चरक है, तो चरक का मेडिसिन वाला आप लोग मिला लो, ठीक है। ब्रह्मगुप्त ने ड्रामा लिखा नहीं, नहीं, ब्रह्मगुप्त ब्रह्मगुप्त, एस्ट्रोनॉमी बहुत ज्यादा थे। विशाख दत्ता लिखा था ना वो ड्रामा। हाँ हाँ, हाँ, विशाखा दत्ता ड्रामा होंगे, और ब्रह्ममित्रा फिर मोरे मैथमेटिशियन। बराहमिहिर जो होंगे एस्ट्रोनॉमी होंगे, ठीक है, अब ब्रह्मगुप्ता मैथमेटिक्स। ओके। 67 का क्या आंसर? सी। सी, सी बन रहा है इससे, सी बन रहा है ना? हाँ ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो विशाखा दत्ता ड्रामा लिखे थे, इनका है मुद्रा राक्षस, ठीक है, संस्कृत में था, 4th सेंचुरी से 5th सेंचुरी में ये थे, ठीक है। बराहमिहिर गुप्ता के टाइम पे। एस्ट्रोनॉमी थे, हाँ। अब फेमस वर्क है, क्या वर्क है इनका? ब्रह्म संहिता है, पंच सिद्धांतिका है, ठीक है, और ये 6th सेंचुरी में टाइम लाइन है इनका। चरक है, मेडिसिन है, फेमस वर्क है चरक संहिता, ये 1st से 2nd सेंचुरी सी में थे। ब्रह्मगुप्ता मैथमेटिक्स है, फेमस वर्क है ब्रह्म, क्या है, ब्रह्म सुप्त सिद्धांतिका, ब्रह्म सुप्त सिद्धांतिका, ठीक है, ये 7th सेंचुरी में, मतलब गुप्ता सिद्धांत। डिक्लाइन के बाद, हाँ। उसके बाद है ये टिग्रिस रिवर है, इसको आपको बताना है कि आउटलाइन है जो मिडिल ईस्ट का है, और लेवल ABC कौन सा है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ए में यहाँ पे ये कौन सा कंट्री दिख रहा है? ईरान, इराक से या ईरान से एक से तो ये पक्का जाती है, तो ये क्या ईरान है? ये तो ये ईरान ने इराक होगा। नहीं, इराक उसके इराक बाद है आएगा ना, टाइग्रिस। सऊदी नहीं, पर ये सऊदी अरेबिया से इराक कनेक्ट होगा करता ना, है ये ना, इराक होगा, इराक होगा, इराक होगा, ठीक है। बी इधर सी क्या है? सऊदी अरेबिया, सी सऊदी अरेबिया होगा ना। सी सऊदी अरेबिया होगा, हाँ बिल्कुल होगा, और डी जॉर्डन होगा, ठीक है। तो इसका सी हो रहता जाएगा किस में, आंसर, बहता किस में है? मतलब माउथ कहाँ पे है इसका? पर्शियन गल्फ में, हाँ ठीक है। इसके और बारे में निकल थोड़ा सा कहाँ से देख रहा लेते है? हैं, क्या? अर्मीनिया। हाँ,
सीरिया कैपिटल डमाकस है, ठीक है। एंसेंट ये सिटी इसका क्या नाम था, पलमेरिया, ठीक है, पलमारिया जो भी है। और उसके बाद है इराक कैपिटल बगदाद है। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के लिए फेमस है, टिग्रिस एंड इरक्तस रिवर इधर बहती है, ठीक है। और ये दोनों ये पर्शियन गल्फ में गिरती है, ठीक है। जॉर्डन कैपिटल है अमन, ठीक है। नोन फॉर द पेट्रा, ठीक है, पेट्रा के लिए ये जाना जाता है जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, ठीक है। और डेड सी के लिए भी, ठीक है, जॉर्डन। सऊदी अरबिया कैपिटल रियाद है, मक्का मदीना के लिए जाना जाता है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में बताना है, इज फ्री टू चूज मिनिस्टर ओनली फ्रॉम अमॉन्ग्स दोज हु आर मेंबर ऑफ द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। नहीं, वो किसी को भी कर सकते हैं। उसके बाद है किसी को इन द सेंस कि जो एलिजिबल हो पार्लियामेंट के लिए। हम तो एलिजिबल हो, लेकिन अगर एमपी भी नहीं होगा तो भी कर लेंगे, तो 6 महीने के अंदर भी जिसको बनना पड़ेगा। कैन चूज हिज कैबिनेट कलीग्स आफ्टर ड्यू टू द क्या है काउंसिलिंग बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन दिस रिगार्ड हैज फुल डिस्क्रिशनरी in this choice of the person who are to serve as a minister in his cabinet has the only limited power to choose। नहीं, तो इसी ही होना चाहिए, ज्यादा सही दिख रहा है मुझे। हाँ, ठीक है। और आप लोगों को ये सब बताना है कि प्राइम मिनिस्टर का क्या कुछ है इधर प्राइम मिनिस्टर के बारे में। प्राइम मिनिस्टर के लिए शायद एक ही आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में, पता नहीं 74 है या 78 है, मतलब एक ही है, बस उसी में उसको बता रहे हैं। ओके, तो क्या है? उसके बाद है दो इंडिया नेशनल इनकम गोन अप टू द सेवरल फोल्ड सिंस 1947 देयर हैज बीन नो मार्क इम्प्रूवमेंट पर कैपिटा इनकम लेवल, ठीक है। क्या है तो इसका क्या रीजन है, साइजेबल प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज स्टिल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। क्या कारण है इसका, 70 का क्या होना चाहिए आंसर। देखो ये तो सही बात है कि अभी भी है, ये भी सही है, लेकिन इसका ये रीजन नहीं है। क्यों नहीं है, इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं हो रहा है कि हम लोग ये इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, और प्लस में जो कैपिटल जनरेशन है वो भी कम है, और बहुत सारे रीजन है। ये भी तो रीजन है ना कि हम पहले सीधा एग्रीकल्चर में चले गए, और फिर जो इंडस्ट्रियल फेज था वो हमने स्किप कर दिया, एंड आफ्टर दैट सीधा सर्विस पे गए। तो अब इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, अब लगातार उस तरफ जा रहे हैं, ये भी रीजन। उसके बाद लास्ट वन क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, विच अमंग द फॉलोइंग वाज ए सेवा सेक्ट इन द एंसेंट इंडिया, ठीक है। आजीविका, मतृ क्या है, मता मौर्य, ठीक है। उसके बाद है मैं मता, और ये क्या लिखा हुआ है, जो इंटेलिजेंट इंसान है पढ़ लें जरा इसको। ईशाना शिवा गुरु देव अरे वाह, पद्धति। हाँ, तो इसका भी होगा आंसर नहीं, ये है मया मता, ठीक है। मया मता है जो सेवा सेक्ट है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आजीविका सेक्ट है जो 6th सेंचुरी बीसी में मखाली घोसाला के द्वारा फाउंड किया गया था। कंटेम्पररी ये महावीर और बुद्धा के थे, और महावीर के ये दोस्त थे महाकाली घोसाला। और जैसे जैन लोग नेक्ट रहते हैं, वैसे ही आजीविका सेक्ट वाले भी नेक्ट रहते थे। उसके बाद है बिलीव इन डिटर्मिनिज्म, नियति, जो होगा वो होके रहेगा, हमको कुछ करने से मतलब होगा नहीं। डिफिनेशन, ए डिनाइड फ्री विल, ठीक है। पैट्रोनाइज बाय द मौर्यन एम्परर बिंदुसारा, ठीक है, बट डिक्लाइन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। नोन फॉर द स्ट्रिक्ट एस्थेटिक प्रैक्टिसेस एंड यूनिक कॉस्मोलॉजी, ठीक है। उसके बाद है मत्ता मौर्य, सोवियत सेक्ट फ्लोराइजिंग इन द अर्ली मिडाइवल पीरियड 6th to 10th सेंचुरी में, ठीक है। ओरिजिनेटेड इन मध्य प्रदेश, स्प्रेड टू कर्नाटका एंड तमिलनाडु। प्लेड अ रोल। सेवियत सेक्ट जो बोल रहा है, मतलब ये ऊपर लिखा नहीं हुआ है सेवियत सेक्ट, तो ये भी तो शिव के बारे में ही बोल रहा है। आपने बोला ना मया मता आंसर होना चाहिए। हाँ, ठीक है। प्लेड आर इम्पोर्टेंट रोल इन द सैविज्म थ्रू द आर्ट ऑफ द टेम्पल एंसेंट। तो ये कब है, ये है 6th सेंचुरी से 10th सेंचुरी है, ठीक है, 10th सेंचुरी। और एक सेकेंड, ये संस्कृत टेक्स्ट पार्ट ऑफ द वास्तु शास्त्र लिटरेचर डेटेड बिटवीन द 7th to 12th सेंचुरी, ठीक है। मतलब आंसर यही होगा, ये मत्ता मौर्य होगा, वो आंसर गलत दिया है, ठीक है। आंसर के अनुसार से मैं वो बोल दिया, तो मतलब
आंसर ये होगा, मत्ता मौर्य। फोकस ऑन द हार्मोनियस इंटीग्रेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स विद द नेचुरल इन्वायरमेंट। ठीक है, और ये क्या पढ़ा था आपने? सेवा गुरु देवा पद्धति। हाँ, ईशान सेवा गुरु देवा पद्धति। ठीक है, 11 to 12 सेंचुरी सीसी में है। डिस्क्राइब प्रोसीजर फॉर द कंस्ट्रक्टिंग साउथ इंडियन टेम्पल इन द सेवेट ट्रेडिशन। ठीक है, इंक्लूड डिटेल्स, रिचुअल्स, मेजरमेंट एंड स्कल्पचर्स मेकिंग, इंटीग्रेशन टू द द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्ट। तो आज का इतना ही था। अब बाकी हम लोग कल देखेंगे। जिसको सी सेट का क्वेश्चन क्यूज अटेम्प्ट करने में इंटरेस्ट है, अभी आप लोग अटेंड कर सकते हैं।